सो गाइज, आप लोगों के हाई डिमांड के कारण मैं एक ऐसी सीरीज की कंप्लीट वीडियो लाई हूँ और इस एक ही वीडियो में कंप्लीट सीरीज को मैंने कवर किया है, जिसे मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिससे वीडियो काफी लंबी हो जाने के कारण आप इसे एंड तक जरूर देखना। अब ये कहानी एक ऐसे मेन लीड की है जो कि बदला लेने के लिए इसे एडवेंचर और एक्शन से भर देती है। साथ ही चाहे जीवन में जैसी भी परिस्थितियां हो, हमें कभी ना हार मानने की एक महत्वपूर्ण सीख दी जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी किए कहानी को करते हैं शुरू। लेकिन इससे पहले एक बात कहती जाऊंगी, अगर आपको ये कहानी जरा भी पसंद आई होगी तो प्लीज इसे लाइक किए बगैर नहीं जाना। कहानी की शुरुआत हमें भविष्य में होने वाले एक नज़ारे से दिखाई जाती है, जहाँ एंशिएंट टाइम में एक ऐसी स्वर्ग जैसी जगह थी जिसे हेवनली पैलेस कहा जाता था, और पुराने जमाने से ही ये जगह शांतिपूर्ण और समृद्धि से भरी हुई थी। लेकिन वे असुर जो कि देवताओं से जलन करते थे, अपनी प्रतिशोध की भावना में स्वर्ग को हड़पने के लिए उन्होंने वहां पे आक्रमण किया, जिसके नतीजे में गॉड्स एंड असुर के बीच एक ऐसी वॉर पनप जाती है जिसमें से असुरों को खदेड़ करके हेवनली पैलेस से बाहर धकेल दिया गया, जिसके कारण वे सभी असुर अब अर्थ पे आ गिरे थे और यहाँ पे उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली थी। और तभी से इन्हें गॉड ऑफ फाइटिंग यानी असुरास कहा जाता था। अब वे लोग अज्ञातवास में छुपते छुपाते अपनी जिंदगी यहाँ बसर कर रहे होते हैं और साथ ही इस प्रतिशोध की भावना में चल रहे होते हैं कि कोई तो एक दिन ऐसा उनके बीच जरूर पैदा होगा जो देवताओं से उनके लिए बदला लेगा। अब हमें भविष्य में होने वाले वही फाइटिंग सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हेवनली पैलेस का दरवाजा खुल चुका था और स्वर्ग से सारे देवता अब धरती पे आ रहे थे। यहाँ पे असुर भी उनका सामना करने के लिए पूरी तरह से उन पे आक्रमण करने के लिए तैयार थे। अब वहाँ पे एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है और हमें एक वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि इनकी दुश्मनी करोड़ों साल पुरानी है और देखने से यही लगता है कि ये युद्ध अब लाखों साल तक चलेगी और इसमें पता नहीं किसकी विजय होगी। लेकिन वहाँ चारों तरफ खून की नदियाँ बह चुकी थी। अब इसी के साथ ही कहानी प्रेजेंट डे पे शिफ्ट होती है, जहाँ हम एक लड़की को देखते हैं और यही हमारी इस सीरीज का मेन लीड है। इसका नाम यूजे होता है और हम देखते हैं इसकी हड्डियाँ काफी वीक हैं, जिन्हें सपोर्ट देने के लिए इन्हें लकड़ियों से बांधा गया है। वो काफी मुश्किल से चलते हुए एक भीड़ के सामने इकट्ठा हुआ है, जहाँ पे असुरास के दो क्लैन के चीफ के बीच फाइटिंग हो रही है। अब यहाँ इनकी फाइटिंग से हमें पता चलता है कि दो क्लैंस यानी कि दो कबीले आपस में फाइट करते हैं और जीतने वाले को दूसरे कबीले की सारी प्रॉपर्टी हासिल हो जाती है। यूजे यहाँ अपने इकलौते दोस्त शिहुरे से मिलता है और उस फाइट में यहाँ शिहुरे के पिता ही लड़ रहे हैं, जो कि उनके क्लैन के चीफ मुखिया है। इनका नाम चीफ शार्क है, जो कि दूसरे कबीले के मुखिया जिनका नाम माउंटेन किंग है उससे इनकी फाइट हो रही है। अब वहाँ पे इकट्ठा हुए लोग अपने अपने कबीले के चीफ को सपोर्ट कर रहे होते हैं। वहीं हम शिहुरे को देखते हैं जिसे अपने फादर पे पूरा यकीन है और वो प्राउडली यूजे से कह रहा होता है कि मेरे डैड को कोई नहीं हरा सकता। अब आगे हम फाइटिंग सीन को देखते हैं, जहाँ पे चीफ शार्क के ऊपर माउंटेन किंग भारी पड़ रहे होते हैं। लेकिन हम वही चीफ शार्क को देखते हैं जो कि उसके तलवार के अटैक को रोकते हुए अपने फ्लेम पाम की टेक्निक को यूज करता है, और इस टेक्निक को यूज करते ही वो अपने दूसरे अपोनेंट को यानी उस माउंटेन किंग को वहीं के वहीं खड़े खड़े राख कर देता है, जिससे उसके क्लैन के लोग निराशा से भर जाते हैं, क्योंकि अब उनकी सारी प्रॉपर्टी और सारे के सारे असुर चीफ शार्क के कबीले यानी क्लैन में शामिल हो जाएंगे और रूल्स के मुताबिक हारने वाले की सारी जायदाद और उनका ये इलाका अब यूजे के क्लैन वालों का होगा। अब सारे कबीलेवासी यहाँ अपनी जीत की खुशी मनाने लगते हैं और वो चीफ को सपोर्ट करने के लिए उसके बेटे यानी शिहुरे को उठा के चीयर करने लगते हैं। अब उनके धक्कों से ही यहाँ बेचारा यूजे नीचे जमीन पे गिर जाता है, क्योंकि उसकी कमजोर हड्डियां उसे प्रॉपर खड़ा होने नहीं देती। अब इसी चीज को सोचते हुए वो नाउम्मीद होकर अपने घर वापस चला जाता है। अब हमें यहाँ उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है, जो उसके खराब मूड को देख करके उसे चेयर अप करने की कोशिश करती है। यहाँ उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि उसकी सिस्टर उसे काफी सपोर्ट करती है। यूजे हमेशा अपनी वीक बोन्स के कारण नाउम्मीद रहता है, जिसके कारण कबीले के सारे लड़के उसे चिढ़ाते रहते हैं और इस बुलिनेस के कारण वो काफी परेशान हो चुका है। लेकिन उसकी एल्डर सिस्टर हमेशा उसका साथ देती है। उसे वो समझाने की कोशिश करती है कि अगर तुम इसी तरह से हार्ड प्रैक्टिस करते रहे, वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर इसी तरह से तुम अपनी प्रैक्टिस करते रहे तो एक दिन वो जरूर आएगा जहाँ पे तुम चीफ शार्क की ही तरह ही उस फ्लेम टेक्निक को यूज करना सीख जाओगे। साथ ही वो बताना शुरू करती है कि उस फाइटिंग में हमारे चीफ ही जीतने वाले थे, क्योंकि लगातार उन्होंने इस साल 3 मेजर क्लैंस को हराया है और हमारे कबीले में शामिल करवाया है, जिससे किंग को भी हमारे इस कबीले से काफी इम्प्रेस हो चुके हैं और वो हमें जल्द से जल्द कैपिटल सिटी में आने का बुलावा दे सकते हैं। अब ये सुनते ही यूजे के दिल में एक उम्मीद से जाग जाती है कि अब उनका भी कबीला किंग के कबीले से मर्ज होने वाला है और वो भी अपनी इस प्रैक्टिस को जारी रखते हुए चीफ शार्क की तरह स्ट्रॉन्ग बन जाएगा।
जिस पे उसकी सिस्टर उसे बताती है कि हमारी इस पूरे अशूरा जनजाति को 3 मेजर किंग्स ने संभाल रखा है, लेकिन वो तीनों किंग बड़े ही भयानक प्रवृत्ति के हैं और उन्होंने ऐसे कड़े नियम बनाए हैं जिनके बनाए गए रूल्स इतने सख्त है कि हमारे जैसे मामूली अशूरा उसे कंप्लीट नहीं कर सकते। इसीलिए उन तीनों किंग्स को यहाँ पे मॉन्स्टर की प्रवृत्ति जैसा भी कहा गया है। अब यहाँ उसकी सिस्टर उसे सपोर्ट तो करती है, लेकिन वो उसे सच्चाई से भी अवगत कराना चाहती है। इसीलिए तुम्हें आगे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि तुम किंग कू की आर्मी को ज्वाइन कर सको, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारे कबीले के चीफ शार्क के सामने अपने आप को साबित करना होगा। कि इतने में वहाँ पे वो बुली करने वाले लड़के आ जाते हैं जो उसे चिढ़ाने लगते हैं, ये कहते हुए कि ना ही तुम्हारे फादर है ना मदर है, कोई तुम्हारी केयर नहीं करता, तो तुम जैसा डिजेबल पर्सन क्या ही किंग क्यू की आर्मी में शामिल होगा। अब उसकी बहन उन लड़कों को वहाँ से भगाती है और कुजी ये देख करके पूरी तरह से नाउम्मीदी में फिर से भर जाता है। उसे अपनी कमजोरी का एहसास होता है और वो ये कहता हुआ कि अशोरा कभी भी मेरे जैसे वीक को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, और चाहे मैं कितनी भी कड़ी प्रैक्टिस करूँ, ये मेरी बचपन से कमजोर हड्डियाँ कभी मेरा साथ नहीं देंगी, और ना ही मैं अपने दोस्त शिहोरे जैसा कभी काबिल बन पाऊंगा। यहाँ फिर से उसकी बहन उसे समझाते हुए उसे दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन यूजे उसे रूडली ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि तुम मेरी सिचुएशन को कभी नहीं समझ पाओगी, और आजकल तो मैं ना ठीक से चल पाता हूँ ना कुछ कर पाता हूँ, इसीलिए सभी लोग मुझे बुली करते हैं, और इस दर्द को तुम कभी नहीं समझ पाओगी। अब ऐसा कहते हुए वो जंगलों की तरफ चला जाता है और कुछ दूर भटकने के बाद उसे एहसास आता है कि उसने अपनी बहन को कुछ ज्यादा ही डांट दिया है। अब अपने किए पे उसे शर्मिंदगी होती है कि उसे अपनी सिस्टर को इस तरह से गुस्से से डांटना नहीं चाहिए था, वो तो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, और इस गलती का एहसास होते ही वो उसे मनाने के लिए घर की तरफ भागता है, लेकिन रास्ते में वही लड़की एक रस्सी का फंदा लगाकर उसे गिरा देते हैं और फिर से उसे छेड़ने लगते हैं। अब वो यहाँ यूजे को काफी मारते हैं, ये कहते हुए कि अब तुम हमारे इलाके में आ चुके हो तो तुम्हें सबक सिखाना जरूरी है। यहाँ वे लड़के उसका मजाक भी उड़ाते हैं, ये कहते हुए कि तुम जैसे असुरा का जिंदा रहना शर्म की बात है, जो कि अपने लिए यहाँ पर फाइट बैक भी नहीं कर सकता। लेकिन जब वो उसकी सिस्टर के लिए कुछ अपशब्द कहते हैं तो हम यूजे को देखते हैं जो कि गुस्से से भर जाता है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि जैसे यूजे के अंदर एंगर रिलीज होता है, उसकी शक्तियाँ यहाँ पे अवेकन हो जाती है जिन्हें वो काबू नहीं कर पाता, और वो उस बंदे को मार करके दूर गिरा देता है जिसने उसकी बहन के लिए अपशब्द कहे थे। लेकिन जैसे वो दूसरों पर अटैक करने जाता है, यूजे का गुस्सा ठंडा पड़ जाता है और वो उनसे मार खा जाता है। ये तीनों मिलकर के उसकी काफी कुटाई करते हैं, लेकिन तभी यूजे का दोस्त शिहोरे उसकी मदद करने को आता है। वो उनसे कहता है कि तुम्हें अपने मुकाबले के ओपोनेंट के साथ फाइट करना चाहिए, ना कि किसी डिसेबल पर्सन को इस तरह से मारना चाहिए। अब आगे वे बंदे यहाँ शिहिरो को ये कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं कि तुम चीफ के बेटे हो इसीलिए इतना एरोगेंट दिखाते हो, और आने वाले उस फाइटिंग फेस्टिवल में हम तुम्हें देख लेंगे जहाँ तुम्हारा सामना मुझसे होगा। अब यूजे शिहिरो के वहाँ आने से खुश तो है, लेकिन जिस शब्दों का उसने अभी भी यूज किया है उससे वो काफी नाराज है, और वो उससे गुस्से से कहता है कि वो कोई अपंग नहीं है, इसलिए मुझे डिसेबल कहना बंद करो, बस मेरी हड्डियां थोड़ी कमजोर हैं। अब शिहोरो इसके लिए उसे सॉरी कहता है, और अब इन दोनों दोस्तों की हम अच्छी खासी बॉन्डिंग देखते हैं। यहाँ यूजे अपने दिल की बात शिहोरो से शेयर करता है कि वो इन सब बुलीनेस से काफी ज्यादा तंग हो चुका है। सभी लोग उसे बार बार ताना देते हैं और उसे यूजलेस ट्रैश कहते रहते हैं, जिसपे शिहोरो से ये कहता है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन लाइफ में आ जाती है जहाँ हमें पलट के जवाब नहीं देना चाहिए, इससे हम अपने आप को चोट पहुँचाएंगे, और अपने आप को इस तरह से हर्ट ना पहुंचाने के लिए तुम्हें उनसे उलझना नहीं चाहिए। जिस पे यूजे उसे कहता है कि वो भी एक असुरा है, भले ही सबसे ज्यादा कमजोर असुरा है तो क्या हुआ, लेकिन उसकी भी अपनी डिग्निटी है, और उसकी सिस्टर ने हमेशा उसे यही सीख दिया है कि एक असुरा कभी भी गिव अप नहीं कर सकता, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं आखिरी दम तक फाइट बैक जरूर करूंगा, और मेरी इस बात को तुम जैसा फाइटिंग जीनियस कभी नहीं समझ पाएगा। लेकिन तभी अचानक से यूजे को एक एक्सट्रीम डेथ एनर्जी सेंस होती है। वो इस एनर्जी को महसूस करता है और शिहोरो से कहता है कि उसे जल्द से जल्द कबीले में पहुंचना होगा। अब यह शिहोरो को यूजे क्या कह रहा होता है उसे समझ में नहीं आता। इस पे यूजे ये कहता हुआ वहां से चला जाता है कि मैं अभी तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी एक डेथ एनर्जी को महसूस किया है, इसलिए हमें जल्द से जल्द करनी होगी। अब जैसे ही वे अपने कबीले पहुंचते हैं, वहाँ चारों तरफ तबाही मच चुकी थी, सारे लोगों को किसी ने बेरहमी से मार दिया होता है। आगे यूजे अपनी सिस्टर को बचाने के लिए एक मलबे को हटाता है, जहाँ पे उसकी सिस्टर अधमरी हालत में उनसे कहती है कि तुम दोनों को जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा, क्योंकि एक अशूरा रेंजर ने हम पे हमला किया है, और वो रेंजर अपने सामने जिसे भी देखता है उसे मौत के घाट उतार देता है। अब यूजे ये जान के हैरान रह जाता है कि मात्र एक असुरा ने उनके सारे कबीले वासियों को एक ही पल में खत्म कर दिया है, कि तभी हमें वो असुरा दिखाया जाता है जिसका नाम जूजी होता है, और उससे कबीले का चीफ शार्क जो कि पूरी तरह से अधमरी हालत में था, अपने क्लैन को बचाने के लिए आखिरी कोशिश करता है।
लेकिन वो भी यहाँ पे मारे जाते हैं। ये देख के अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए शिहोरे आगे बढ़ता है, लेकिन अशुरा जूजी यहाँ पे इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि वो शिहोरे को ऐसा हिट करता है जिसमें उसके हाथ ही कट जाते हैं। अब जैसे ही असुरा यहाँ यूजी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, उसकी बहन उसके बीच में आ जाती है और वो भी यहाँ पे मारी जाती है। वो अपनी बहन को इस तरह से मरता देख यूजी फिर से गुस्से से भर जाता है, मानो कि अब उसके अंदर एनर्जी का विस्फोट हो चुका है और वो अपनी शक्तियों को फिर से अवेकन कर बैठता है। आगे वो उसे जूजी पे अटैक कर पाता, शक्तियों का इतना ज्यादा प्रवाह होने के कारण वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब यहाँ सीन कट होता है और यूजे को हम देखते हैं जिसे वही अशुरा खींचते हुए एक गुफा में लेके आता है और उसे यूजलेस ट्रैश कहता हुआ उसे भड़काने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे उस यूजे के बार बार उकसाने के बावजूद भी जो यूजे होता है उसे फाइट बैक नहीं करता। इसके कारण वो अशुरा यूजे के पास आता है और उसके सर को क्रैश करके उसे मार डालता है। अब अगले सीन में उसकी आंखें जैसे ही खुलती है, वो अपने सामने एक बंदे को पाता है जो कि अपना नाम जिंजी बताता है और यहाँ पे वो यूजे के सारे सवालों का जवाब देने के लिए आया था। अब जिंजी यहाँ पर उसे बताने लगता है कि मैं तुम्हारे यहाँ पे मदद करने आया हूँ और तुम अभी एक स्पेस लूप में फंस चुके हो और तुम्हें किडनैप करके इस स्पेस में लाने वाला मेरा ही भाई जूजी है और तुम्हें अगर इस स्पेस लूप से बच के जाना है तो इसे तोड़ना होगा। जिस पे यूजी यहाँ चिल्लाते हुए उससे कहता है कि तुम्हारे भाई ने मेरे पूरे क्लैन के वासियों को मार डाला, साथ ही उसने मेरे सिस्टर को भी मार डाला है। इस पे जिंजी उसके लिए यहाँ पे माफी मांगता है और उसे बताता है कि उसने अपने भाई को हमेशा समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो अपनी मर्जी के अनुसार ही करता है, इसीलिए चीजें इतनी ज्यादा भयानक हो जाती हैं और वो जहाँ जाता है वहाँ इस तरह के हादसे होते रहते हैं। जिस पे यूजी उसे पूछता है ना तो मेरी और मेरे क्लैन के तुम लोगों के साथ कोई दुश्मनी थी, तो आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और मुझसे क्या चाहते हो। जिस पे जिंजी उसे बताना शुरू करता है कि वो ऑर्डिनरी अशुरा के जैसा नहीं है और वो जो ग्रुप ऑफ अशुरा थे जिन्हें हेवन से बाहर निकाल दिया गया था, ये उन्हीं ग्रुप में से सिर्फ 2 बचे हैं। जिस पे यूजे को समझ में आता है कि ये जो असुराज है ये इन्हीं के एंसेस्टर हैं। जिस पे यूजे को ये समझ में आता है कि ये वही एक्सपेल्ड अशुराज हैं जिन्हें लेजेंडरी 9 गॉड घोस्ट कहा जाता है, मतलब कि ये पूरे अशुरा जनजाति के ही एंसेस्टर होते हैं जो अपने किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए इस टाइम लूप में अब तक फंसे हुए थे, जिनके बारे में रूमर्स था कि वे सारे मारे जा चुके हैं, लेकिन वो अब तक मरे नहीं हैं और इस टाइम लूप में फंसे हुए हैं और यूजे को इस स्पेस लूप में लाना उनके इसी मकसद को पूरा करने के लिए था। आगे जिंजी उसे बताता है कि तुम्हें इस स्पेस लूप को खत्म करने के लिए मेरे भाई को मारना होगा, क्योंकि वो कई 100 साल से इसी स्पेस लूप में घूम रहा है ताकि अपने चैलेंजेस को ढूंढ सके और जिस ओपोनेंट को वो अपने आप से लड़ने के काबिल समझता है उसे वो इस टाइम लूप में ले आता है ताकि वो उसे चैलेंज करे और उसे डिफीट कर पाए और उसे हराने वाला ही यह अशुरा गॉड होगा जो हमारे पूरे अशुरा क्लैन को रिप्रेजेंट करेगा और भविष्य में पूरे अशुरास की भागदौड़ उसी के हाथों में होगी। इस पे यूजे काफी हैरानी से उससे पूछता है कि तुम्हारे भाई के लिए मैं एक ओपोनेंट कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि मेरी हड्डियां इतनी वीक हैं जिसे चलना भी ठीक से नहीं आता। जिस पे जिंजी उसे बताता है कि तुम्हारा ये जो वीकनेस है वो मात्र एक इल्यूजन है और तुमने ही अपने इस इल्यूजन को तोड़ा है मेरे भाई पे अटैक करके, इसीलिए उसने तुम्हें चैलेंज किया है और उसे हरा करके ही तुम इस स्पेस लूप को डिस्ट्रॉय कर पाओगे। अब यहाँ यूजे कंफ्यूज होकर के उससे पूछता है कि उसे उस टाइम का कुछ याद नहीं क्योंकि उस वक्त वो बेहोश हो चुका था। जिस पे जिंजी उसे बताता है कि तुम्हारे अंदर के एक्सट्रीम गुस्से ने अब तक की तुम्हारी छुपी शक्तियों को अवेकन कर दिया है और इन शक्तियों के पीक पॉइंट पे होने के कारण तुम एक सेल्फिशनेस रिल्म में इंटर कर चुके हो और किसी भी असुर के ये फाइटिंग की सबसे हाईएस्ट लेवल होती है, जिसमें वो अपने गॉड ऑफ वॉर के 5 सेंसेस को अवेकन कर देता है और उन्हीं 5 सेंसेस को फिर से जगाने के लिए तुम्हें अपने आप पे कंट्रोल करना होगा और अपने गुस्से को अपने मुताबिक ढालना होगा, तभी तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट स्ट्रॉन्गर होगी। अब वो एक एक करके उन 5 सेंसेस के बारे में बताता है, जिसमें पहला सेंस आई ऑफ गॉड वॉर होता है और इस सेंस के होने के कारण तुम आसानी से अपने ओपोनेंट की स्ट्रेंथ को देख सकते हो। और दूसरी सेंस होती है नाक की, जिसका यूज करके अपने ओपोनेंट की ब्रेथ और पोजीशन को आसानी से भापा जा सकता है। तीसरी सेंस कान की होती है, जिसमें उसका ओपोनेंट किस डायरेक्शन में हरकत करने वाला है वो पहले से ही जान जाएगा। और चौथी सेंस टच की होती है, जिसमें अपने ओपोनेंट को टच करते ही वो उसे समझ सकता है और उसके अंदर अब कितनी शक्तियां बची हैं इसके बारे में भी जान सकता है। अब आगे जिंजी उसे कहता है कि तुम्हें मेरे भाई को डिफीट करने के लिए अपने इसी गॉड ऑफ वॉर के 5 सेंसेस को पीक पॉइंट पर ले जाना होगा और ये शक्तियां जब तक अपने शिखर पॉइंट पे ना पहुंच जाए, हो सकता है तुम्हें मेरे भाई से हर बार हारना पड़े और उस डिफीट का मतलब है कि तुम्हें हर बार मरना होगा, लेकिन मरने के बाद तुम वापस से जिंदा हो जाओगे क्योंकि ये एक स्पेस लूप है और जैसे ही तुम मरोगे यहाँ तुम्हें एक और मौका दिया जाएगा। अब अगले सीन में देखते हैं कि यूजे बिना प्रैक्टिस किए ही अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जाता है
अब जैसे यूजी उस जूजी पे अटैक करता है, जूजी उसे तुरंत ही सेंस कर लेता है और एक झटके में ही उसे मौत के घाट उतार देता है। जैसा कि जिंजी ने बताया था, यहाँ पे हर बार मरने के बाद वो फिर से जाग जाएगा। अब यूजी की आंखें खुलती है और जिंजी उसे बताता है कि अब तक तुम 2 बार मारे जा चुके हो और जब जब तुम मरोगे तुम्हारी बॉडी पर एक कट लग जाएगा और ये कट पहले से भी ज्यादा दर्दनाक होगा और जब जब तुम फिर से जिंदा होगे तुम्हारी बॉडी में ये स्कार पहले से ही लग चुके होंगे और अगर इस दर्द को सहने में तुम कामयाब हो जाते हैं तो तुम्हें फिर से दोबारा जिंदगी मिलेगी, लेकिन अगर इस पेन को तुम सह नहीं पाते तो तुम्हारी परमानेंटली मौत हो जाएगी। आगे जिंजी उससे कहता है कि या तो अब तुम्हें मेरे भाई को हराना होगा या अपनी जिंदगी पूरी तरह से खत्म करनी होगी। अब यूजी फिर से उठ खड़ा होता है और अपने तीसरे अटेम्प्ट के लिए जाता है और इस बार उसे फाइट करने के लिए वो अपने गुस्से को रिलीज करता है और ये देखता है कि उसकी बॉडी में अचानक बहुत फास्ट गति हो रही है। वो उस जूजी की हर एक फाइटिंग स्किल को पहले से ही सेंस कर पा रहा है, जिसके कारण अब वो इतना ज्यादा फास्ट हो चुका है कि उसके लगातार किए जाने वाले अटैक से बच जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि यूजी ने अपने सिर पे एक ही सेंस को एक्टिवेट किया था, जिसके कारण फिर से वो उस जूजी के सामने नहीं टिक पाता। अब यूजी यहाँ उसे इतना मारता है कि उसकी फिर से मौत हो जाती है। अगले सीन में हम यूजी को फिर से जिंदा होता देखते हैं, लेकिन अब की बार उसके शरीर में पहले से भी ज्यादा कट्स लग चुके होते हैं और इस बार यूजी के लिए वो दर्द सहना काफी ज्यादा पेनफुल होता है। वो दर्द से चिंगाड़ रहा होता है कि तभी जिंजी उसके सामने आता है। वो उसकी मदद करता है और उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। आगे जिंजी की बातों से हमें यहाँ पता चलता है कि यूजी यहाँ पे इस टाइम लूप में फंसने वाला पहला बंदा नहीं है। उसके पहले भी कई इसी तरह के बंदे आए थे और जो लास्ट वाला बंदा था उसका नाम यिंग था और वो अपनी 10 मौतों में ही मारा गया था। अब इधर सीन चेंज होता है और हमें शिहिरो को दिखाया जाता है, जिसका अब एक हाथ कट चुका होता है और वो इसी हालत में किंग से मदद मांगने के लिए जाता है। अब जैसा कि हमें शुरुआत से ही पता है कि इनके जो किंग्स होते हैं वो काफी क्रूर होते हैं और किसी की मदद नहीं करते, काफी एरोगेंट और सख्त रूल वाले होते हैं। फिर भी यहाँ शिहिरो हार नहीं मानता और किंग से आग्रह करने लगता है कि किसी जूजी नामक अशुरा ने उनके पूरे क्लैन वासियों को ही मार डाला है, साथ ही उसने उसके दोस्त को भी किडनैप कर लिया और उसे अपने साथ ले गया है। इसलिए अपने कबीले के एक बहादुर चीफ का बेटा होने के नाते वो अपने दोस्त के लिए मदद मांगने के लिए आया है। अब इस किंग का नाम किंग को होता है, जो कि शिहिरो की मदद करने से इनकार कर देता है। यहाँ उसकी बेइज्जती भी करता है, ये कहते हुए कि जब तुम्हारे सारे क्लैन वासी मारे जा चुके हैं तो तुम जिंदा रह के क्या करोगे, और अब तो तुम डिसेबल भी हो चुके हो तो तुम जैसा असुरा का जिंदा रहना कोई फायदा ही नहीं है। यहाँ पे वो उसकी मदद करने के बजाय उस पर एक ऐसा अटैक करता है कि बेचारा शिहोरे जो कि पहले से घायल था वो इतना ज्यादा घायल हो जाता है कि उस अटैक में अब उसके पाँव भी कट जाते हैं। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और हमें वापस से उसी स्पेस लूप को दिखाया जाता है जहाँ पे यूजर ने अब तक हार नहीं मानी थी और वो बार बार अपनी लगातार कोशिश कर रहा होता है, जिसके कारण अब उसके शरीर पे कई ज्यादा कट्स लग चुके थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे आत्मविश्वास से वो भरा होता है। यहाँ पे वो अपनी हार स्वीकार करने को तैयार ही नहीं था और बार बार अपने एंगर को रिलीज करके वो सिर्फ अपनी आई सेंस को ही एक्टिवेट कर पाता है। इसलिए जो असुरा जूजी होता है उसके आंखों को ही नोच डालता है, जिसके कारण यूजर तो कुछ देख नहीं पाता, लेकिन उसकी जो दूसरी सेंस ऑर्गन होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। और अब यूजी की एयर सेंसेस ने काम करना शुरू कर दिया था और अब वो जूजी जहाँ से अटैक करने वाला होता है वो पहले से ही जान जाता है और उसे सेंस करते हुए वो उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है, लेकिन इस बार भी उसे मौत का मजा चखना पड़ता है। अब आगे वो फिर से जिंदा होता है और इसी तरह करते हुए उसे कई दिन बीत जाते हैं और अब उसका शरीर कई सारे घावों से भर चुका होता है। लेकिन इस बार जब मौत के बाद यूजी की आंखें खुलती हैं तो वो उस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है जहाँ पे उसे कई सारे मकबरे दिखते हैं और उन मकबरों के पास जाते ही उसे जिंजी मिलता है, जो उसे बताता है कि ये सभी तुमसे पहले फाइट करने वाले वॉरियर्स थे जिन्होंने मेरे भाई जूजी से फाइट की थी और ये लोग उसे डिफीट नहीं कर पाए और इन सभी की मौतें हो गई और इन सभी के मरने का दोष अभी भी जिंदी को खाया जा रहा है। उसने इतने सालों से अब तक इनकी लाशों को इतने अच्छे से संजो करके रखा है और उसे उम्मीद है कि एक ना एक दिन वो अशुरा किंग जरूर ढूंढ पाएगा जो कि वापस से उसके साथियों को फिर से जगाएगा और जैसे ही उसका मिशन कंप्लीट होगा ये सारे के सारे वापस से जिंदा हो जाएंगे। अब यूजी उसके मिशन के बारे में पूछता है, जिसपे जिंजी उसे बताता है कि तुम यहाँ पे पहले बंदे नहीं हो जिसे हमने यहाँ पे किडनैप करके लाया है। तुमसे पहले भी यहाँ पे कई बंदे लाए जा चुके हैं जिन्हें मेरा भाई चैलेंज करता है और जब तक उसे कोई हरा ना दे तब तक हमारे पूरे असुरा जनजाति को लीड करने वाला लीडर हमें नहीं मिल जाता और हमें उस लीडर की तलाश है जो हमारे लिए उन गॉड्स से प्रतिशोध ले सके जिन्होंने हमें बेइज्जत करते हुए हेवन से खदेड़ करके निकाल भेजा था। और अपने मात्र इसी मिशन को पूरा करने के लिए हम दोनों अब तक इस स्पेस लूप में फंसे हुए हैं।
और जैसे ही हमारे मिशन कंप्लीट हो जाएगा हमारी ये बॉडी इस स्पेस लूप से रिलीज हो जाएगी। आगे जिनजी यूजे को बताता है कि अब तुम्हारे पास मात्र एक ही मौका है, क्योंकि तुम्हारे बॉडी के जो इंटरनल्स ऑर्गन है वो सभी के सभी डैमेज हो चुके हैं और इस बार तुम्हारी बॉडी पे अगर कट लगा तो तुम हमेशा के लिए मारे जाओगे। अब ये सुनते ही यूजे पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से भर जाता है और अब की बार उसे किसी भी तरह से उस अशूरा को हराना होगा ताकि वो उस स्पेस लूप से बाहर आ सके। इसीलिए अपने अंतिम प्रयास करने के लिए वो उस जूजी के पास जाता है। अब आगे ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, जहां हम देखते हैं कि यूजे अब तक अपने सेंस ऑर्गन को रिलीज नहीं कर पाया था, जिसके कारण वो लगातार मार खा रहा होता है। और इसी तरह मार खाते ही यूजे ये रियलाइज करता है कि उसके हार्ट बीट तेजी से बढ़ रही हैं। मींस कि अब उसके पूरे शरीर में एंगर हावी होने वाला है, जिसके कारण वो पूरी तरह से गुस्से से भर जाता है और वो चिल्लाते हुए उस अशूरा से कहता है कि अब आओ मेरा सामना करके दिखाओ। जिस पे वो जूजी उसे कहता है कि पहली बार मैंने किसी को अपने फाइट को इतना एंजॉय करते हुए देखा है, जिसका मतलब मुझे सदियों से जिसकी तलाश है तुम ही हो मेरे असली गॉड ऑफ फाइटिंग। अब जैसे ही वो जूजी उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, यूजे उसके अटैक को भांपते हुए वहां से हट जाता है और अब अटैक करने की बारी यूजे की होती है। लेकिन एकाएक हम देखते हैं कि यूजे ने अब अपने एंगर को पूरी तरह से रिलीज कर दिया था, जिसके कारण उसके 5 गॉड सेंसेस की शक्तियां रिलीज हो जाती हैं। और इससे पहले कि वो उन शक्तियों का उस जूजी पे यूज कर पाता, हम देखते हैं कि वो जूजी यहाँ पे यूजे के स्कल को ही पूरी तरह से तोड़ देता है और आगे उसे फिर से मौत के घाट उतारने के लिए वो यूजे की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देता है। लेकिन यूजे ने अपने 5 सेंस ऑर्गन को रिलीज कर दिया था, जिसके कारण अब उसके अंदर इतना टॉलरेंस आ जाता है कि वो इन पेनफुल दर्द को बर्दाश्त कर सकता था। और वो चिल्लाते हुए यहाँ पे फिर से उठ खड़ा होता है कि मैं इस बार तो नहीं मरूंगा। यहाँ पे वो अपनी गर्दन को चटकाता है और अपनी कमर सीधी करता है और एक जोरदार प्रहार उस जूसी पे करता है, जिसके कारण जूसी भी अब उससे इम्प्रेस हो चुका होता है। और वो यहाँ पे यूजे से पूछता है कि मैं तुम्हारे सामने जब अटैक करने के लिए आगे बढ़ा तो मैंने तुम्हारे करीब एक ऐसी ऑरा को पाया जिसने मुझे स्लो डाउन कर दिया, तो आखिर तुमने मुझे मारने के लिए अपनी किन शक्तियों का यूज किया है? जिस पे यूजे उसे कहता है कि मैंने अपने 5 सेंस ऑर्गन को फुली अवेकन किया है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने आप के अंदर एक ऐसी ऑरा को महसूस किया जिसका रीजन मैं खुद भी अभी नहीं जानता, और अपने इसी यूनिक फाइटिंग टेक्निक के कारण मैं तुम्हें मारने में समर्थ रहा। जिस पे जूसी उसे बताता है कि तुमने एक अशूरा होने का फाइनल रियलाइजेशन कर लिया है और फाइनली तुमने ये कर दिखाया है और अब तुम ही वो ओपोनेंट हो जिसकी मुझे इतने सदियों सालों से तलाश थी। अब यहाँ पे जिंजी भी आ जाता है और उसके आते ही ये दोनों जो भाई होते हैं ये दोनों ही यूजे को देख के मुस्कुराते हैं, जैसे कि अब उनका मिशन कंप्लीट हो चुका है। और देखते ही देखते उन दोनों की सोल्स यहाँ पे तलवार के रूप में बदल जाती हैं। अब यूजे इन दोनों तलवारों को एक मकसद के समेत अपने साथ रख लेता है, जो कि ये प्रूव करता है कि यूजे ने उन लेजेंडरी 99 घोस्ट को हराया है और अब अपनी नई जर्नी की शुरुआत करने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है, जहाँ उसे पूरा यकीन है कि अपने आगे के मिशन को पूरा करने के लिए वो जूजी और जिंदी नामक इन दोनों ब्रदर से जरूर आगे फ्यूचर में मिलेगा। लेकिन ये जर्नी उसके लिए आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि उसे असुरा के रूल्स को दोबारा लिखना होगा, क्योंकि जिन असुरास के ऊपर जो राजा अभी राज कर रहे हैं वो जंगल राज की नीति अपनाती है, जिसका मतलब यही है कि जो ज्यादा कमजोर है वो हमेशा कमजोर रहेगा और शक्तिशाली उसका हमेशा शोषण करते रहेंगे। अब उन रूल्स को चेंज करने के लिए वो एक ऐसी जर्नी पर निकल जाता है जहाँ उसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनना होगा, और स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए उसे अपने 5 गॉड सेंस ऑर्गन को हाईएस्ट पीक पे पहुंचाना होगा। अब इसी दौरान यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम तीनों किंग में से एक किंग को देखते हैं जिसका नाम किंग कू है, और वो किंग एक डार्क मैजिक करने वाला असुरा होता है, जो कि अपनी इवल शक्तियों को बढ़ाने के लिए एनवायरनमेंट की पवित्र शक्तियों को सक कर रहा होता है। और उसने ऐसा करके अपने आसपास के जितने भी पेड़ पौधे या जनजाति होते हैं वो सभी को मार देता है और अपने शूरा पॉइजन को बढ़ाने के लिए नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लेता है। अब इसे देख के हमें लगता है कि यहाँ यूजे का अगला टारगेट यही होने वाला है। अब अगले सीन में हम शिहिरो को दिखाया जाता है, जिसे काफी दयनीय हालत हो चुकी है। वो घर घर जाके कुछ खाने के लिए मांग रहा है। यहाँ कोई उसकी मदद नहीं करता, सभी लोग उसे धुरकार देते हैं क्योंकि उनका अब क्लैन ही तबाह हो चुका है। जहाँ वो क्लैन का चीफ का बेटा हुआ करता था और काफी शान के साथ रहता था, अब उसकी स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। तभी वो एक घर के पास जाता है जहाँ पे रहने वाली लड़की उस पे दया दिखाते हुए उसे कुछ खाने को दे देती है। हालांकि वो खाना भी सड़ा हुआ होता है, लेकिन शिहोरे उसे ऐसे खा रहा होता है जैसे उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया हो। आगे बचे हुए खाने को वो उन बास्केट में डालता है और वहाँ से जाने लगता है कि तभी वही बुली करने वाले लड़के उसे मिल जाते हैं, जो कि शिहोरा का मजाक उड़ाने लगते हैं, ये कहते हुए कि तुम जब चीफ के बेटे हुए करते थे तब काफी एरोगेंट थे,
और हमेशा अपने फादर के पद का हम पे धौंस जमाते थे, और जबकि ऊंट पहाड़ के नीचे खुद ब खुद चल के आया है तो क्यों ना हम तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाएं। लेकिन यहाँ शिहोरो को हम देखते हैं कि उनसे फाइट करने की अब उसके अंदर जरा भी ताकत नहीं है। वो उनके सामने गिर जाता है और गिड़गिड़ाते हुए उनसे माफी मांगने लगता है, यहाँ तक कि वो उसे परेशान ना करने की आग्रह भी करने लगता है। लेकिन वो जो बंदा होता है शिहोरो की इस हरकत पे उसे और भी ज्यादा चिढ़ मचता है और शिहोरो को वो एक ही छत पे वहाँ से जाने देगा अगर वो उसकी टांगों के बीच से होता हुआ गुजर जाए। लेकिन शिहोरा की अभी जो हालत है उसे इस तरह की अपमानजनक बातें भी सहनी पड़ रही होती हैं और अपनी जान बचाने के लिए वो उसकी टांगों के बीच से गुजरने को तैयार था। लेकिन तभी कोई वहाँ पे आता है जिसे देख के शिहोरे काफी खुश हो जाता है। उसे लगता है कि कोई जैसे अपना उसे बचाने के लिए आ गया है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वाकई में वो अपने दोस्त को बचाने के लिए यूजे यहाँ पे आ चुका था। और वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री अपने आप को फिर से रिपीट करती है। यहाँ कुछ ऐसा ही सीन हमें देखने को मिलता है। यहाँ यूजे उन लड़कों से कह रहा होता है कि कमजोर को सताने की तुम्हारी ये घिनौनी आदत अब तक नहीं गई और तुम लोगों को अपनी ताकत दिखाने का इतना ही ज्यादा घमंड है तो क्यों ना आगे मुझसे मुकाबला करो। अब जैसे ही वे सभी यूजे पे अटैक करते हैं, यूजे मात्र अपने मार्शल आर्ट से ही उन सभी को मजा चखा देता है। यहाँ उसे अपनी शक्तियों को यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती और वो तीनों के तीनों ढेर हो जाते हैं। आगे वे सभी बंदे वहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं और अब यूजे जो होता है वो शिहोरो को संभालता है। ये दोनों दोस्त 1 साल के बाद एक दूसरे से मिले थे। यहाँ दोनों ही अब तक की उनकी जिंदगी में क्या क्या हुआ था एक दूसरे से अपनी मन की बातों को साझा करते हैं। साथ ही 1 साल पहले हुए अटैक में जो उसके क्लैन वासी मरे थे वो उन्हें आसमान की तरफ देखते हैं और उन्हें तारे की तरह समझ रहे होते हैं, क्योंकि असुरा जनजाति का ये ट्रेडिशन होता है कि जो भी असुरा मारे जाते हैं वो स्टार्स बन जाते हैं। यहाँ यूजे अपनी सिस्टर को और शिहोरे अपने डैड को आसमान के तारों में तलाश कर रहा होता है कि तभी शिहोरे यूजे को सारी बात बताता है कि जब वो 1 साल से यूजे को ढूंढ रहा था तो मदद मांगने के लिए वो किंग कू के पास गया था। हालांकि अपनी मॉन्स्टर प्रवृत्ति होने के कारण किंग कू ने उसकी जरा भी मदद नहीं की और उसे ये कहते हुए उस पर अटैक कर दिया कि तुम अब एक अपंग हो चुके हो और असुरा क्लैन में अपंगों के लिए कोई जगह नहीं है। वो उस पे इतना गहरा अटैक करते हैं कि इस अटैक में उसके पाँव भी चले जाते हैं। लेकिन शिहोरे के फिर भी गिड़गिड़ा करके यहाँ अपनी जान की भीख मांग ही लेता है और अब अपनी इसी डिसेबिलिटी के कारण वो 1 साल में होने वाले उस फाइटिंग फेस्टिवल में भाग नहीं ले सकता। इसीलिए वो चाहता है कि यूजे उसकी तरफ से फाइट में हिस्सा ले और उस फाइट को जीते। इसके लिए वो अपने गले का एक नेकलेस निकाल के उसे देना चाहता है। यूजे उसे लेने से मना कर देता है क्योंकि वो जानता है कि वो जो लॉकेट है वो शिहोरे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आगे वो उसे ये कहता है कि ये लॉकेट तुम उस समय मुझे देना जब मैं वो फाइट जीत जाऊंगा। आगे यूजे उसे अपनी भी कहानी बताता है कि वो किस तरह से एक स्पेस लूप में फंस चुका था जहाँ पे वो उसका मुकाबला उन 2 लेजेंडरी 99 घोस्ट से हुआ और उसे हराकर ही उसने ये शक्तियाँ हासिल की हैं। लेकिन शिहोरे अपनी इस डिसेबिलिटी के कारण अब पूरी तरह से टूट चुका है। जहाँ उसे सभी लोग एक जीनियस फाइटर मानते थे और दूसरे क्लैन के बंदे उससे जलन करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि आने वाले फाइटिंग कंपटीशन में शिहोरे ही जीतेगा और वही किंग कू की आर्मी में शामिल होगा। लेकिन किंग के इतने क्रूर नियम है कि वो किसी भी डिसेबल पर्सन को पार्टिसिपेट नहीं करने देता और इसी बारे में ही शिहोरे सोचता रहता है और उसे अब एहसास आ चुका था कि पहले यूजे को कैसा फील होता होगा। लेकिन यूजे को अपने दोस्त की ये हालत देखी नहीं जाती। उसे वो मोटिवेट करते हुए कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, तो तुम्हें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। इस पे शिहोरे उसे कहता है कि तुमने मुझे क्या समझ रखा है, जैसे तुम्हारी मान मर्यादा थी मेरी भी एक मर्यादा है और तुम मुझे पूरा नकारा मत समझो। जिस पे यूजे उसे कहता है कि मेरा इस तरह से कह के तुम्हारे दिल को दुखाने का मकसद नहीं था। जिस पे शिहोरे भी उसे कहता है कि अरे मैं भी तो तुमसे मजाक कर रहा था, मैं भला तुमसे ऐसा क्यों कहूँगा जबकि तुम मेरे परम मित्र हो। आगे वे दोनों वहाँ से चलने का डिसाइड करते हैं। जिस पे शिहोरे उससे कहता है कि अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं और अब हम चाह करके भी एक दूसरे का साथ नहीं दे सकते, लेकिन हम हमेशा के लिए दोस्त ही रहेंगे। अब आगे एक दूसरे से अलविदा कहने से पहले वो साथ में एक बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं। लेकिन हम थोड़ी ही देर बाद देखते हैं कि शिहोरे ने अपनी डेस्टिनी खुद तय कर ली होती है। वो वहीं यूजे को सोता हुआ छोड़ आखिरी बार उसे गुड बाय कहते हुए वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्त यहाँ आखिरी बार बिछड़ते हुए उसके आंखों में आंसू होते हैं और वो उसे वापस से आने के लिए थैंक्स कहता है। अब आगे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूजे उठते ही शिहोरे को ढूंढने लगता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। आगे जैसे ही वो गांव में पहुंचता है चारों तरफ से एक सनसनीखेज खबर फैली हुई थी कि किंग कू के रूल्स के अनुसार किसी क्रिमिनल को यहाँ पर एक पूरी तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया गया है, क्योंकि उस क्रिमिनल ने किंग कू से जाके ये रिक्वेस्ट की थी कि वो आने वाले फाइटिंग फेस्टिवल को कैंसिल करवाना चाहता है और उनके इस असुरा ट्रेडिशन को बदलने के लिए चैलेंज किया होता है। इसीलिए उस क्रिमिनल को मौत के घाट उतार दिया गया।
अब यूजे भी लोगों की इन बातों को सुन रहा होता है और जैसे ही वो उस लाश के पास पहुंचता है, ये देख करके दंग रह जाता है कि वो क्रिमिनल जिसके बारे में वे लोग बातें कर रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि शिहिरो ही होता है। अब यूजे उसकी लाश को देख करके पूरी तरह से यहाँ पे हार्ट ब्रोकन हो जाता है और उसकी मौत उसे एक बहुत बड़ा धक्का देती है, जिसके कारण यूजे अब किसी कोने में जाके दुबक के बैठा था और शिहिरो की मौत के लिए अपने आप को ही जिम्मेदार मान रहा होता है कि तभी शिहिरो की स्पिरिट उसके सामने आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैं हमेशा से एक फ्री लाइफ जीना चाहता था, एक ऐसी लाइफ जहाँ पे मुझे किसी पे निर्भर ना रहना पड़े और खोखले ट्रेडिशन के साए में अपनी जिंदगी ना बिताना पड़े। अब आगे हम उसकी सिस्टर की भी स्पिरिट को देखते हैं। कई मुश्किलों को पार करके अपनी ये शक्तियाँ गेन की हैं। तुमने 1000 बार मर के अपनी ये जिंदगी पाई है, तो क्या तुमने अपनी पास्ट लाइफ से यही सीखा है कि एक कोने में आकर के दुबक जाना। आगे यहाँ जिंजी और जूजी की भी स्पिरिट उसके सामने आती हैं, जो अपने शब्दों से यूजे को पूरी तरह से मोटिवेट कर देती हैं, ये बताने के लिए कि तुम्हें उन सबको ये दिखाना होगा कि तुम्हारे अंदर कितना एंगर भरा हुआ है और तुम ये सभी को साबित कर दो कि तुम्हारे बदले और गुस्से की आग किसी को भी नहीं छोड़ने वाली और अपने हार्ट में फिर से एंगर की ज्वालामुखी भड़का दो। अब ये शब्द सुनते ही यूजे ने मानो एक नया जन्म ले लिया हो और पूरे कॉन्फिडेंट के साथ वो बाहर निकलता है और उसके निकलते ही यहाँ सीन चेंज होता है। अब आगे हमें यहाँ उसी फाइटिंग फेस्टिवल को दिखाया जाता है जहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले कई असुराज मौजूद थे। अब उनके बीच यहाँ पे यूजे आता है जो कि गुस्से से भरा हुआ था और उसे देख करके फिर से वही बंदे आके यूजे को चिढ़ाने लगते हैं कि अब हमें इन जैसे अपंगों से भी फाइट करना होगा। और जैसे किंग ने इसके 2 शिहिरो को मरवाने का आदेश जारी किया, इसलिए यूजे को भी यहाँ पे मर जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह का वीक अशुरा हमारे पूरे अशुरा क्लैन के लिए एक धब्बा है। यहाँ हम यूजे को देखते हैं जो कि हल्क के जैसे अपने गुस्से को पी रहा होता है, मानो वो उससे ये कह रहा होता है कि इसी तरह की भड़कीली बातें कहो ताकि मुझे और गुस्सा आए। अब आगे हमें इसी फाइटिंग फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने वाले एल्डर को देखते हैं, जिनके पास गॉड ऑफ आइस की पावर होती है और वो इन सभी आने वाले वॉरियर्स की फाइटिंग स्किल्स को देख सकते थे कि तभी उनके बगल में खड़ी एक लड़की उनसे पूछती है कि आप इन आने वाले वॉरियर्स के बीच में उस फाइटिंग अशुरा को ढूंढ सकते हो जो कि आज के इस फाइटिंग फेस्टिवल में जीतने वाला है। यहाँ वो अपने गॉड अशुरा आइस का इस्तेमाल करके उन सभी के फाइटिंग स्ट्रेंथ को देख लेते हैं, लेकिन वो जैसे ही यूजे के फाइटिंग स्ट्रेंथ को देखने की कोशिश करते हैं उन्हें काफी स्ट्रेंज लगता है, क्योंकि उनकी गॉड ऑफ फाइटिंग आइज भी यूजे के स्ट्रेंथ को नहीं पहचान सकती थी और उन्हें ये पता नहीं चल पाता कि आखिर यूजे के अंदर कितनी फाइटिंग स्ट्रेंथ है, और उसी बात ने उन्हें बेचैन कर दिया था। अब आगे एल्डर द्वारा फाइटिंग फेस्टिवल को ऑफिशियली अनाउंस करने के लिए इस स्पीच दी जाती है। ये स्पीच कईयों के लिए बोरिंग साबित हो रही होती है और वो एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि इस बुढ़े ने हर साल की तरह अभी भी अपनी स्पीच शुरू कर दी है। हम जानते हैं कि ये जो फाइटिंग फेस्टिवल है वो किंग कू के रूल्स के अंदर लड़ी जा रही है, तो हर साल अपनी इसी तरह की घिसी पिटी स्पीच दे करके ये हमारा टाइम क्यों वेस्ट करते हैं। यहाँ पे जीतने वाले को वॉरियर्स का दर्जा दिया जाएगा और उन्हें किंग कू की आर्मी में शामिल होने का मौका मिलेगा। वहीं जो अशुरा अपने लाइफ के लिए फाइट करते हुए यहाँ पे मारे जाए, वो अशुरा के ट्रेडिशन के मुताबिक वो स्टार्स बन जाएंगे। अब तभी हमें यहाँ 2 और बंदों को दिखाया जाता है जो इस एल्डर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये यहाँ पे वॉरियर्स को बनाने के लिए ब्राइब यानी घूस लेते हैं, और इनके बारे में चारों तरफ ये र्यूमर फैल चुकी है कि ये कैंडिडेट्स को अपने मुताबिक यहाँ पर भर्ती करते हैं जो इन्हें ज्यादा से ज्यादा घूस देते हैं, और जो अमीर फैमिली के बंदे होते हैं जिनका लेवल भी मिड कोर का होता है वो उन्हें भी वॉरियर्स बनवा देते हैं। लेकिन आज उन्हें इस बुढ़े की शक्ल पे एक बेचैनी सी लग रही है, क्योंकि आज इस एल्डर को यूजे के अपीयरेंस ने यहाँ पूरी तरह से परेशान कर दिया है। अब इससे पहले कि एल्डर जज के यहाँ पूरी स्पीच पूरी हो पाती, यूजे से रहा नहीं जाता और वो अपने एंगर को रिलीज कर देता है, और उस फाइटिंग फेस्टिवल के ऑफिशियली अनाउंस होने से पहले ही यहाँ मात्र 5 सेकंड के ही टाइम में यूजे के बदले और गुस्से के सभी बलि चढ़ जाते हैं। अब जैसे ही उसके एंगर की ऑरा थोड़ी कम होती है, सभी लोग उस बैटल स्टेज को देख करके दंग रह जाते हैं। चारों तरफ वहाँ खून से सनी हुई लाशें फैली हुई थी, जैसे मानो 1 सेकंड के अंदर ही यूजे ने उन सबको मार डाला था। ये देख के सभी हैरान रह जाते हैं कि अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ, किसी ने ये देखा भी नहीं, और चारों तरफ यहाँ पे लाशें बिखरी हुई हैं। और इसी बीच हम यहाँ यूजे को ये कहते हुए देखते हैं कि मेरा इकलौता दोस्त जो इसी फाइटिंग फेस्टिवल की सेरेमनी के कारण मारा गया, तो मैं इस सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने वाले हर एक बंदे के ब्लड से तुम्हें आहुति पेश करता हूँ। और उसके इस खूंखार शब्दों के साथ ही ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं पेस लूप में फंस जाता है, जहाँ पे कई बार वो डेथ टॉर्चर सहने के बाद वापस से जिंदा होता है और अपने लास्ट अटेम्प्ट में
वो उस असुरा जूसी को हरा ही देता है और उसे हराने के बाद उसे 5 सेंस ऑफ गॉड फाइटिंग की स्किल्स मिलती है और अपने इसी 5 गॉड सेंसेस को अवेकन करने के लिए उसे अपने एक्सट्रीम एंगर की जरूरत है। आगे जब वो उसे स्पेस लूप से बाहर आता है और अपने फ्रेंड शिहोरी से मिलता है तो उसे एक अनप्लेजेंट सच का सामना करना पड़ता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके दोस्त को कई यातनाएं दी गई हैं जिसके कारण वो अब डिसेबल हो चुका है। लेकिन पहले वो एक फाइटर जीनियस हुआ करता था और अपनी इसी मर्यादा को बचाने के लिए वो फिर भी उस फाइटिंग कंपटीशन में जाता है और अपनी इसी डिसेबिलिटी के कारण उसकी वहां पे निर्मम हत्या कर दी जाती है। इस बात ने यूजे को झंझोड़ दिया होता है और वो उसी फाइटिंग सेरेमनी में पहुंच जाता है जहाँ पे उस फाइटिंग फेस्टिवल में वो आने वाले हर वॉरियर्स को खत्म कर देना चाहता था और उन्हीं के खून से वो शिहोरी को एक आहुति पेश करना चाहता था, क्योंकि कहीं न कहीं यूजे को ये लग रहा होता है कि शिहोरी की मौत की वजह वो फाइटिंग फेस्टिवल की ही सेरेमनी थी, जहां हम देखते हैं कि उस बैटल स्टेज पे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें पड़ी थी। अब इस दृश्य को देखते ही वहां पे मौजूद सारे असुरास दंग रह जाते हैं कि आखिर 1 सेकंड में यहाँ पे क्या हो गया। वहाँ का जो एल्डर होता है वो यूजे से कह रहा होता है कि तुमने यहाँ पे इस तरह का हत्याकांड करके एक क्राइम किया है, जिस पे यूजे उसे जवाब देता है कि यही तो इस सेरेमनी का नियम है और किंग के द्वारा बनाए गए रूल्स हैं कि जो ताकतवर और बलवान है वो हमेशा कमजोरों को इसी तरह से एलिमिनेट करेंगे, और मैंने तुम्हारे ही किंग के द्वारा बनाए गए इस सेरेमनी के नियमों का पालन किया है, तो इसमें गलत क्या है। और अभी किसी को लगता है कि मैं यहाँ पे दोषी हूँ तो वो मुझे चैलेंज कर सकता है, मैं यहीं पर हूँ और जो मेरा सामने करने की हिम्मत करेगा उन सबको मैं मौत के घाट उतारने की काबिलियत रखता हूँ। अब ये सुनते ही वहाँ के जो फर्स्ट क्लास के फाइटर होते हैं वो आग बबूला हो जाते हैं और वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ यूजे से फाइट करने के लिए एक बंदा मैदान में उतरता है। उस बंदे को सभी टैंक वॉरियर कह रहे होते हैं और पूरी भीड़ सिर्फ उसे ही चेयर कर रही होती है। आगे उस टैंक वॉरियर के ये पूछने पर कि तुम कौन से कबीले से हो और तुम्हारा नाम क्या है, यूजे यहाँ अपना और शिहोरे का नाम साथ मिलाकर उसे बताता है और बताता है कि वो कास्ट आयरन कबीले से है, जिसका नाम सुनते ही सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि ये वही कबीला होता है जिसे 1 साल पहले ही असुरा जूजी ने इस क्लैन के सभी बंदे को मार डाला था। अब जैसे ही यूजी इस बात को सुनता है वो गुस्से से भर जाता है और मानो उसके 5 गॉड सेंसेस अवेकन हो गए हों। दूसरी तरफ हम उस टैंक वॉरियर को ये कहते हुए यूजी की तरफ डाबा बोलते देखते हैं कि मैं तुम्हें भी तुम्हारे क्लैन वालों के पास पहुंचा देता हूँ। अब हमें लगता है कि यहाँ पे एक घमासान युद्ध होगी, लेकिन यूजे मात्र एक ही मूव में उस टैंक वॉरियर का वही खेल खत्म कर देता है। अब ये देख के एल्डर भी हैरान रह जाता है कि कैसे यूजे ने फर्स्ट क्लास के फाइटर को अपनी तलवार के मात्र एक ही मूव से मार डाला है। अब सभी लोग यूजे के बारे में ही बात करने लगते हैं जिसके उसके एंगर को और एक्सट्रीम पावर मिलता है और उसे अब चैलेंज करने वाले जितने भी वॉरियर्स मैदान में उतर रहे थे वो उन सबको मारता ही जा रहा था। अब इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और उस बैटल स्टेज पे अब कोई भी वॉरियर्स बचा नहीं था जो कि यूजे को चैलेंज कर सकता था कि इतने में ही इस फाइटिंग सेरेमनी में होने वाले हत्याकांड की खबर किंग कुआंग को पहुंचाई जाती है। अब सारे लोग यहाँ पे यूजे को मॉन्स्टर की उपाधि दे रहे होते हैं, किसी की भी हिम्मत नहीं होती उसके सामने आने की। तभी अचानक से वहाँ यूजे के सामने किंग कुआंग अपीयर होता है। अब जैसा कि हमें पिछले एपिसोड से पता है इस पूरे अशूरा जनजाति के 3 मेन राजा होते हैं जो कि अपनी खोखार क्रूरैलिटी के लिए जाने जाते हैं। उन्हीं तीनों में से एक किंग होता है जिसका नाम कुआंग होता है। अब सभी लोग यहाँ किंग को देख करके अचंभित रह जाते हैं और कहने लगते हैं कि किंग कुआंग अब यहाँ पे इससे फाइट करेंगे तो इस लड़की की तो 1 सेकंड में ही मौत हो जाएगी। आगे किंग कुआंग उसकी फाइटिंग स्किल को सराहते हुए आगे बढ़ रहा होता है। जैसे ही किंग उसे टच करता है यूजे की 5 गॉड सेंसेस में से एक सेंस अवेकन हो जाती है, जिसके कारण अगर वो किसी को भी टच करेगा तो अपने ओपोनेंट के सारी पास्ट को देख सकता है, यहाँ तक कि उसमें कितना स्ट्रेंथ है और आगे कितनी देर तक वो उससे फाइट कर सकता है ये भी वो देखने की काबिलियत रखता है। आगे हमें किंग कुआंग के पास्ट को दिखाया जाता है जो कि एक फर्स्ट क्लास वॉरियर का बेटा होता है। हमेशा उसके पिता यहाँ किंग कुआंग को डांटते ही रहते हैं और धिक्कारते रहते हैं कि उनके फर्स्ट क्लास के वॉरियर क्लैन में इस तरह का बच्चा पैदा हुआ है, क्योंकि किंग यहाँ एक विकार के साथ पैदा होता है। उसे वॉरियर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, वो बस लड़कियों की तरह सजना संवरना चाहता था। इसके लिए उसके कबीले के सभी लोग इवन कि उसके पेरेंट्स हमेशा उसे धुतकारते रहते थे और एक दिन इसी आक्रोश में आकर के उसके पिता उसकी काफी पिटाई करते हैं, जिसपे किंग उन्हें चिल्लाते हुए कहता है कि मेरी मर्जी वही होगी जो मैं बनना चाहूंगा। ऐसा कहते हुए वो दौड़कर अपने कमरे में चला जाता है और जब वो वापस आता है तो उसने कुछ ऐसा कर दिया होता है जिससे सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किंग ने यहाँ पे एक लड़की बनने के लिए अपने गुप्त अंग को ही काट दिया होता है। ये देख करके सभी लोग उसे इतना मारते हैं कि वो मौत के कगार पे पहुंच जाता है कि तभी उसके अंदर एक ऐसा आक्रोश पैदा होता है जिसने उसकी ईवल ऑरा को जगा दिया होता है
और इसी गुस्से की तपिश में आके वो चिल्लाते हुए सभी से कहता है कि मेरी जो मर्जी होगी मैं उसी तरह से जीवन व्यतीत करूंगा। और देखते ही देखते वो अपने सारे घर वालों को मार डालता है। सभी को मारने के बाद उसे ऐसा लगता है मानो जैसे कि वो आजाद हो चुका हो। और यहाँ पे उसे हम पागलों की तरह हंसते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पे एंट्री होती है वही असुरा जूजी की, जिसने यूजी को पहले किडनैप किया होता है। वो यहाँ इस किंग की इविल ऑरा को भांपते हुए वहाँ उसे किडनैप करने के लिए आ जाता है और उसे भी वही स्पेस लूप में ले जाता है, जहाँ किंग को भी उसी तरह से डेथ टॉर्चर का सफर करना पड़ता है। लेकिन उसमें यूजी जैसी कैपेसिटी नहीं होती है। वो अपने 10वीं मौत में ही हार मान जाता है और जब जिंजी उसकी मदद करने को आता है तो उस टाइम लूप से भागने के लिए वो उसे ही मार डालता है। उस टाइम लूप को तोड़ने का बस एक ही तरीका था कि वो उन दोनों भाइयों में से किसी एक को डिफीट कर दे। यहाँ पे वो जिंजी को ही मार डालता है और उस टाइम लूप से बाहर आ जाता है, जिसके कारण उसे भी 5 गॉड सेंसेस मिल जाते हैं। और अब अपने इसी सेंस का यूज करके उसने यूजे के पास्ट को भी देख लिया होता है और ये जान करके हैरान रहता है और ये जान के हैरान रह जाता है कि यूजे उस स्पेस लूप को तोड़ने के लिए 100 से भी ज्यादा मौतें मर चुका है। अब यहाँ यूजे के इस पास्ट को जान करके किंग कुआंग जो होता है वो यूजे की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और बताता है कि मैं इस जगह पे रूल करता हूँ और तुमने रैंडमली इन अशुरास की जो मृत्यु की है वो अपने दोस्त को जस्टिस दिलाने के लिए किया है, इसीलिए मैं तुम्हें दोषी नहीं मानता हूँ। जिसे सुन के सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि किंग ने इतनी आसानी से इस बंदे को यूं ही छोड़ दिया। आगे किंग यूजे से कहता है कि तुम्हारी ये कल्टीवेशन पावर जो कि 1 साल में इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, इसने मुझे ये जानने के लिए क्यूरियस कर दिया है कि आखिर तुम्हारे अंदर ऐसी क्या चीज है जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है। और वो इस चीज को परखने के लिए उस पर अटैक करता है। अब यूजे यहाँ पूरी तरह से गुस्से से भर जाता है क्योंकि वो शिहोरे की मौत का कारण सिर्फ उस किंग को मानता है और वो अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए यहाँ पे आगे बढ़ता है। लेकिन हम उस किंग को देखते हैं जिसके पास शूरा पॉइजन की एक्सट्रीम पावर होती है और अपने इसी पावर का यूज करते हुए वो यूजे की एनर्जी को सक करने लगता है और उसे बताता है कि तुम्हें मारने के मेरे पास कई तरीके हैं, लेकिन मैं इतनी मेहनत नहीं करना चाहता। और वो उन तरीकों में से एक तरीका आजमा चुका होता है जो कि वो उसका पॉइजन अटैक होता है। लेकिन यूजे भी उसके पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर देता है। वो यहाँ पे उस किंग पे अटैक करता है जिससे उसके खून उसके शॉट में लग जाते हैं, क्योंकि जिसने उस पॉइजन को कर्स किया है अगर वो उसके खून को ग्रहण कर ले तो उसका पॉइजन डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। अब इस बात से हैरान परेशान कि यूजे उसके फ्लेम पॉइजन से बच गया है, किंग अपनी सेकंड ट्रिक आजमाता है जो कि उसकी इवल शार्प विंग्स होते हैं। उसके विंग्स से निकलने वाले जो फिदर होते हैं वो किसी शार्प ब्लेड की तरह होते हैं और ये शार्प फ्लेम इतने इनविजिबल होते हैं कि यूजे इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाता और उनसे घायल हो जाता है। लेकिन यूजे ये कहते हुए कि मैं हार नहीं मानूंगा वो फिर से उस पर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन हम किंग को देखते हैं कि वो अपने सराउंड एक पर्पल फ्लेम एक्टिवेट कर देता है जिसे यूजे अपनी कई कोशिशों के बाद भी तोड़ नहीं सक रहा था। जिसपे किंग उसे कहता है कि तुम एक नए उभरते सितारे हो, लेकिन इस बैटलफील्ड का राजा मैं हूँ और तुम अपने इस छोटे मूव से तो मुझे नहीं हरा सकते। आगे किंग खुद ही उस फाइट को रोक देता है ये कहते हुए कि तुम में अभी वो काबिलियत नहीं है जिससे तुम मेरे ओपोनेंट बन पाओ, मीन्स कि तुम्हारे अंदर अभी वो एबिलिटी नहीं है जिससे तुम मेरा सामना कर सको। जिसपे यूजे उसे चिल्लाते हुए कहता है कि उसने अपनी हार स्वीकार नहीं की है और वो उसे हरा कर ही रहेगा। जिसपे किंग उसे इडियट कहते हुए कहता है कि अभी हमारे बीच जो हुआ है वो सिर्फ मैंने तुमसे हाय हेलो किया है और मैं एक ऐसे एमलेस असुरा से नहीं लड़ सकता जिसके पास अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं हो। और जो तुम बार बार अपने फ्रेंड शिहोरे की मौत का इल्जाम तुम मुझ पे लगा रहे हो, उसकी मौत का कारण मैं नहीं हूँ बल्कि उसने खुद ही अपनी इस तरह की मौत को चूज किया था। और अशुरा के यही रूल होते हैं कि जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहता है सिर्फ वही सरवाइव कर पाता है। कमजोरों को हमेशा एलिमिनेट कर दिया जाता है, उनका कोई यूज नहीं होता। और तुम्हारी फ्रेंड की मौत ने तुम्हें ऐसा बना दिया, लेकिन फिर भी तुम अगर उसे रीपे करना चाहते हो तो इस तरह से रैंडमली एक के दुख के लोगों को किल करना ये उसे रीपे करने के बराबर नहीं होगा। और उन बंदों से मुझे नफरत होती है जो अपनी स्किल्स को इसी तरह से वेस्ट कर देते हैं। इसीलिए अगर तुम मेरी बराबरी मानना चाहते हो तो तुम्हें भी किंग होना होगा और अशुरा किंग का टाइटल हासिल करने के लिए तुम्हें उन बाकी के 2 किंग्स को डिफीट करना होगा। और अगर तुम अपनी इस स्ट्रेंथ का यूज करके उन्हें अपनी फाइटिंग में हरा दो तो फिर तुम न्यूट्रल मीटिंग में जा करके न्यू अशुरा किंग बनने के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हो। लेकिन याद रखना तुम्हारी परफॉर्मेंस ही सब कुछ होगी, लेकिन ये जर्नी तुम्हारे लिए आसान नहीं होगी और बहुत कुछ अचीव करने के बाद नेचुरली तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे और फिर हमारी इस असुरा जाति के तुम नए अशुरा किंग कहलवाए जाओगे और सिर्फ किंग बनने के बाद ही तुम्हें नियमों को चेंज करने की अनुमति होगी। अब इसी के साथ यहाँ सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूजे अपने फ्रेंड के बारे में ही सोच रहा होता है और वो काफी डीमोटिवेटेड फील कर रहा होता है। यहाँ उसे अपने दोस्त की काफी याद आ रही होती है क्योंकि हमेशा इस तरह के सिचुएशन में शिहोरे उसे एक अच्छी एडवाइस देता था
कि तभी यूजे शिहिरो के अपने पास इमेजिन करने लगता है जैसे कि शिहिरो की स्पिरिट उसे मिलने के लिए आई हो और वो उससे पूछती है कि मुझे लगता है कि तुम किसी ट्रबल में हो, तो बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। कि इतने में ही यूजे को छिप करके कोई देख रहा होता है। ये वही एल्डर की बेटी अकीरा होती है जो कि यूजे की पावर और उसकी पास्ट को जानकर काफी इम्प्रेस हो चुकी होती है। वो यूजे को इस तरह से हवा से बातें करते देख हैरान रह जाती है। आगे यूजे शिहिरो से कहता है कि अशूरा की जिंदगी सिर्फ बैटल पे ही निर्भर है और इन अशूरास की क्रूर रियलिटी को बदलने के लिए उसे रूल्स को चेंज करने की जरूरत है और इस तरह के निर्दय रूल्स पहले नहीं बनाए गए होते तो हमारी डेस्टिनी अलग होती और हम दोनों अभी साथ होते। इसीलिए यूजे ये चाहता है कि वो अशूरा जनजाति की ये जो क्रूर नियम है उसे चेंज करे, लेकिन अगर वो उन रूल्स को चेंज नहीं कर सकता तो उसे उस पोजीशन पे पहुंचना होगा जहां वो नए रूल्स को बना सके। इसलिए उसने निश्चय किया है कि वो एक नया 4th अशूरा किंग बनेगा जो उन तीनों किंग्स को डोमिनेट करेगा और अशूरा जनजाति के लिए नए रूल्स बनाएगा, साथ ही उन्हें हेवनली पैलेस की तरफ ले जाएगा जहां से कई 100 साल पहले उन्हें खदेड़ करके बाहर निकाला गया था। शिहिरो इसमें उससे कहता है कि वो उसे सपोर्ट करेगा और जब तक यूजे उसे याद करता रहेगा वो उसकी मेमोरी में हमेशा जीवित रहेगा। ऐसा कहते हुए वो एक स्टार बन जाता है, लेकिन जाते हुए वो ये आगाह कर जाता है कि तुम्हारी आने वाली जो जर्नी होगी वो काफी मुश्किलों और एकांत से भरी होगी, इसीलिए तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा और तुम्हारी उस जर्नी में मैं हमेशा एक सितारे की तरह तुम्हारा साथ दूंगा। अब शिहिरो के स्टार बनते ही यूजे काफी इमोशनल हो जाता है। उसे देखने से लगता है वो पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन उसी समय उसे कंसोल करने के लिए अकीरा उसे पीछे से हक करती है। अब अपने सामने अकीरा को देख करके यूजे हैरान रह जाता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिसपे अकीरा उसे कंफर्ट करने के लिए कहती है कि तुमने जो ठाना है वो तुम जरूर कर पाओगे और मैंने पहले से ही अपने पूरे क्लैन की तरफ से तुम्हें अपना किंग मान लिया है। अब आगे अकीरा उसके लिए कोई चीज लेने के लिए जाती है, लेकिन इतने में यूजे ये डिसाइड कर लेता है कि उसे न्यू अशूरा किंग बनने के लिए उन 2 किंग से जल्द मिलना होगा। कि तभी सीन चेंज होता है और हमें उन्हीं 2 किंग में से एक किंग को दिखाया जाता है। अब इस किंग का नाम झान होता है जो कि हमेशा की तरह अपनी मरी हुई बीवी की स्पिरिट के पास आता है। उसकी वाइफ का नाम सिलरी होता है जिसकी आधी स्पिरिट यहाँ जमीन के बाहर होती है और उसकी आधी स्पिरिट डार्क वर्ल्ड में होती है। अब उसकी यह हालत कैसे होती है यह हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। यहाँ पे हमें पता चलता है कि सिलरी को फ्यूचर की झलकियां नजर आती हैं, जिसे देखते हुए वो भविष्यवाणी करती है कि 4th अशूरा किंग जल्द ही अपेयर होने वाला है। वो क्राइंग सिटी से तुम्हारी तलाश में जल्द ही यहाँ पे पहुँचने वाला है। उसने 3rd किंग कुआंग को भी पछाड़ दिया है, जिसपे किंग जहान उससे पूछता है कि क्या तुमने अपने फ्यूचर में ये देखा है कि वो जो नया 4th अशूरा किंग होगा वो हमें वापस से हेवनली पैलेस पहुंचाएगा। जिसपे सिलरी उसे बताती है कि वो हमें वापस से हमें स्वर्ग के हेवनली पैलेस में पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो नया 4th किंग इसमें अहम भूमिका निभाएगा और स्वर्ग तक पहुंचने की जर्नी में तुम्हें उसका साथ देना होगा। आगे सिलरी उससे पूछती है तो क्या तुम मुझसे मिलने के लिए तैयार हो, जिसपे किंग जांग के ये कहते ही कि हमारी किस्मत में लिखा होगा तो हम जरूर एक दूसरे से मिलेंगे। ये सीन यहीं पे कट होता है। आगे हमें एक और इंटरेस्टिंग से सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे दूसरी किंग एक फीमेल होती है और इस किंग की काफी मिस्टीरियस विच जैसी पर्सनैलिटी होती है जिसे देवताओं से घनघोर नफरत होती है उन सभी किंग्स में। इसका नाम किंग वांगा होता है और इसके पैलेस में 2 देवताओं को पकड़ के लाया गया है। अब इसकी एक भयानक आदत होती है, यह हमेशा देवताओं का शिकार करती है और उसे पकड़ के अपने दरबार में बुलाती है। आगे हम देखते हैं अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए और अपनी नफरत को कम करने के लिए वो उन्हीं देवताओं का मांस खाती है और उनके खून से अपनी प्यास बुझाती है। अब आगे वो पकड़े हुए उन 2 देवताओं में से एक का मांस पेश करवाने के लिए ऑर्डर देती है। यहाँ हम वांगा को देखते हैं जो कि उस देवता के ताज़ा मीट को एंजॉय कर रही होती है। तभी उसकी सेविका उसे फाइटिंग सेरेमनी में होने वाले कांड के बारे में बताती है कि एक यंग बॉय अपेयर हुआ है जो कि न्यू अशूरा किंग बनने की जर्नी में निकल चुका है। उसे काफी पावरफुल अशूरा माना जा रहा है और कोई भी चैलेंजेस उसके सामने टिक नहीं पाता। जिसपे वांगा उसे कहती है कि एक नया टाइगर रिबॉर्न होने वाला है और जिसे यहाँ पे आना है आने दो, क्योंकि मुझे कोई हरा नहीं सकता और अभी के लिए जो फ्रेश मीट है वो अपने साथियों को डिवाइड कर दो, क्योंकि ये उसके लिए सबसे खुशी की बात है। वो यहाँ हार्ड वर्क करती है ताकि गॉड्स को कैच कर सके और उनके मीट को अपने साथियों को फीड करवा सके और वो उनके मीट को एंजॉय करके सभी लोगों को ये तैयारी करने को कहती है कि हम उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब स्वर्ग लोक के हर गॉड को ना किल कर लें। अब इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं यूजे अब एक ऐसी जर्नी पे निकल जाता है जहां उसे उन 2 बाकी के किंग से मिलना है, जहां उनसे यूजे को अप्रूवल लेना है, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ उन्हें दिखाते हुए उन्हें डिफीट करना है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम यूजे को एक ऐसी जगह पे आता देखते हैं जहां पे उसे पहले किंग का पता मिल सकता है।
इस शहर में आते ही वो सभी से पूछ रहा होता है कि उसे किंग कहाँ मिलेगा, क्योंकि यूजे को उसे चैलेंज करना है। अब ये बात जैसे ही वहाँ मौजूद लोग सुनते हैं वो उस पे हंसने लगते हैं कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा हमारे किंग से नहीं मिल सकता, और वो इतने ज्यादा फिजूल नहीं बैठे हैं कि किसी के भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले। कि इतने में वहाँ पे एक फर्स्ट क्लास का वॉरियर आ जाता है जो यूजे के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। यहाँ यूजे की उसके साथ फाइट होती है और वो मात्र अपने कुछ मूव्स का इस्तेमाल करके उसे धोबी पछाड़ देता है। कि इतने में ही वहाँ पे एक और फीमेल शॉर्ट वॉरियर आ जाती है जो यूजे पे अटैक करती है, ये कहते हुए कि तू हमारे किंग से फाइट करने के काबिल ही नहीं है। अब इस बात से आ जाता है यूजे को गुस्सा और वो अपने शॉट के मात्र एक ही मूव से उस फीमेल वॉरियर की तलवार को 2 टुकड़ों में काट देता है। आगे यूजे यहाँ उन्हें जान से नहीं मारता और वहाँ से जाने लगता है, जिसमें वो वॉरियर यूजे को बताता है कि हमारे किंग्स कहाँ होते हैं ये आज तक किसी को भी नहीं पता है और इसमें वो उसकी मदद नहीं कर सकता। इस पे यूजे उसे ये कहता है कि वो खुद ही किंग का पता लगा लेगा। अब आगे यूजे किंग जांग से मिलने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि 2 नकाबपोश उसका पीछा कर रहे होते हैं। यूजे को लगता है कि ये दोनों भी उसे चैलेंज करने आए हैं, इसलिए वो उनके सामने आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो यूजे को देखते हैं दोनों अलग अलग रास्ता अपना लेते हैं। अब उनमें से एक लड़की जो कि यूजे का पीछा करके भाग रही होती है, यूजे उसके सामने आके उसे धर दबोचता है और यहाँ उसे पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि अकीरा है। यूजे के ये पूछने पर कि वो अब तक इसका पीछा क्यों कर रही है, अकीरा उसे बताती है कि जहाँ पर हमारे किंग रहेंगे उसके फॉलोअर्स तो उसका पीछा करेंगे ही। मीन्स कि अकीरा ने उसे पूरी तरह से अशूरा जनजाति का किंग मान लिया था। यहाँ पे अकीरा उसकी मदद करते हुए बताती है कि किंग जांग एक फॉरबिडन क्लिफ के ऊपर रहते हैं, लेकिन वो फॉरबिडन खाई बहुत ही मिस्टीरियस और डेंजरस जगह है। वहाँ पे आज तक कोई नहीं गया है और अगर कोई जाता भी है तो वहाँ से वापस लौट के नहीं आता। अब ये सुनते ही यूजे उसे मदद के लिए थैंक्स कहता है और फॉरबिडन खाई की तरफ निकल पड़ता है। आगे हमें उसी फॉरबिडन क्लिफ को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ के सबसे ऊपरी चोटी पे था, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है। यूजे को कई सारी मुश्किलों से पार होके वहां जाना होगा, क्योंकि वहां पे जाने के लिए यहाँ पे अलग अलग तरह के ट्रैप्स बिछाए हुए हैं। यूजे उन सभी ट्रैप से बचता हुआ उस पहाड़ी के क्लिफ तक पहुंच ही जाता है, लेकिन वो अचानक ऊपर देखता है कि एक बहुत बड़ा गोला जिसपे जंजीरें लिपटी हुई हैं वो उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है और उससे बचते हुए यूजे एक ऐसे गड्ढे में जा गिरता है जहाँ पे नीचे चारों तरफ सिर्फ खंजर और नुकीली तारें बिछाई हुई हैं। अब इससे पहले कि यूजे की उसमें गिर के मौत हो जाए, अचानक से इस सीन को चेंज कर दिया जाता है और हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग यूजे के आने से उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तो कह रहा होता है कि क्राइंग सिटी से एक नया लड़का आया है जो नया किंग बनना चाहता है। उसने उस फाइटिंग सेरेमनी में अपने सामने आने वाले हर एक चैलेंजर को हरा दिया है, लेकिन अब जबकि वो हमारे इस फॉरबिडन क्लिफ तक पहुंच गया है तो वो चाहे जितना भी बलवान हो उस खाई से वापस नहीं आ सकता। कि तभी उनके सामने यहाँ पे एल्डर अपेयर होते हैं जो उससे कहते हैं कि ये वही लड़का है जो हमारा नया 4th अशूरा किंग बनेगा और यही वो किंग होगा जो हमें स्वर्ग की हेवनली पैलेस तक ले जाएगा। जिसपे उनमें से बैठा एक आदमी एल्डर से कहता है कि तुम यहाँ के नहीं लगते हो। एल्डर उसे बताते हैं कि वो भी क्राइंग सिटी से आए हैं, जिसपे वो सभी उस पे अटैक करने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो एल्डर उनसे कहता है कि वो कोई दुश्मनी के इरादे से नहीं आया है। वे लोग जिस यंग बॉय के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वही उनका मिशन है और वो अपनी इस आपस की दुश्मनी को हटाते हुए उनसे दोस्ती करना चाहता है, इसीलिए वो एक शर्त लगाता है इसी मुद्दे पे, यूजे उस खाई से वापस आ पाएगा कि नहीं। जिसपे वो सभी लोग उसकी मौत के लिए शर्त लगाते हैं, लेकिन एल्डर ही ये कहते हुए शर्त लगाते हैं कि यूजे ना सिर्फ उस फॉरबिडन क्लिफ से वापस आएगा बल्कि वो तुम्हारे किंग जांग का अप्रूवल भी लेके आएगा। अब यहाँ वापस से सीन चेंज होता है और हमें उसी गहरे गड्ढे को दिखाया जाता है जिसमें गिरने से पहले यूजे ने अपनी तलवार के सहारे अपने आप को बचा लिया होता है। और यहाँ हम उसकी बेमिसाल हिम्मत को देखते हैं जो कभी न हार मानने वाली दृढ़ निश्चय में बदल चुकी थी। वो जैसे तैसे अपने आप से ये कहते हुए कि वो कभी हार नहीं मानेगा और यहाँ तो कभी नहीं मरेगा, वो उस गड्ढे गहरे से बाहर आ जाता है जहाँ किंग की वाइफ सिलेरी उसका वेलकम करती है और वो उससे कहती है कि उसे पहले से ही पता था कि तुम यहाँ पे जरूर आओगे। जिसपे यूजे के ये पूछने पर कि क्या वो भविष्य देख सकती है, सिलेरी उसे बताती है कि भविष्य अनप्रिडिक्टेबल होते हैं जिनके बारे में आगे क्या होने वाला है ये गॉड भी अंदेशा नहीं लगा सकते। उसे सिर्फ भविष्य की कुछ झलकियां ही दिखती हैं जिसे देख करके वो सिर्फ गेस करती है। आगे सिलेरी उसे नया फ्यूचर किंग कहते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है जिसे टच करते ही यूजे की 5 गॉड सेंसेस में से एक सेंस जाग जाती है जिसका यूज करके जिसने उसे छुआ है उसकी सारी पास्ट की बातों को वो देख सकता है। अब हमें किंग की वाइफ सिलेरी के पास्ट में दिखाया जाता है जहाँ पता चलता है कि वो एक स्पिरिट है और मरने के बाद एक आत्मा के रूप में अंडरवर्ल्ड में रहती है। लेकिन किंग जांग जो उससे काफी मोहब्बत करता था
वो इसकी मृत्यु के गम को बर्दाश्त ना कर सका और वो अंडरवर्ल्ड चला जाता है ताकि वो सिलरी की आत्मा को वापस से ह्यूमन वर्ल्ड में ले जाए। अब इसके लिए उन्हें एक लाइट पोर्टल से बाहर आना होता है, लेकिन इनके पास सिर्फ कुछ सेकंडों का ही वक्त है। इसीलिए किंग सिलरी से कहता है कि वो उसके हाथ को कस के पकड़ ले और चाहे कुछ भी हो जाए उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। वो उस लाइट पोर्टल में जैसे ही प्रवेश करते हैं, लाइट की तेजी से वो ह्यूमन वर्ल्ड में आना शुरू करते हैं। लेकिन तभी ह्यूमन बेबी घोस्ट जो होते हैं वो उस लाइट से अट्रैक्ट होके सिलरी के पैर को पकड़ लेते हैं और उसे मदर कहते हुए उसे वापस से डार्क वर्ल्ड में खींच रहे होते हैं। यहाँ किंग सिलरी से कह रहा होता है कि बस ह्यूमन वर्ल्ड आने में कुछ ही देर बाकी है, सो चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें नीचे नहीं देखना है। लेकिन हम देखते हैं कि उनमें से एक बेबी घोस्ट यहाँ सिलरी के आंखों को जोर से दबोच लेता है, जिसे ना चाहते हुए भी वो नीचे देख लेती है। और अब उनके साथ वो होता है जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। सिलरी यहाँ पे अपने किंग के बचाने के लिए उसका हाथ छुड़ा लेती है। अब किंग तो यहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड में वापस आ जाता है, लेकिन वो सिलरी को भी अपने साथ वापस लाना चाहता था, इसीलिए वो उसे खींचते हुए उसकी आत्मा के सिर्फ आधे भाग को ही ह्यूमन वर्ल्ड में ला पाता है और बाकी के जो उसके आधे स्पिरिट होती है वो डार्क वर्ल्ड में ही फंसी रह जाती है। अब जैसे ही यूज़र सिलरी के पास्ट से बाहर आता है, ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो पहले से ही मरी हुई है। यहाँ सिलरी उसे बताती है कि किंग उससे बेहद प्यार करता है और एक मोमेंट की भी जुदाई वो उससे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए वो अब तक उसकी डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर सका है। जिस पे यूज़र उससे पूछता है कि अभी तुम जिस हालत में हो, क्या तुम हमेशा उसके साथ ऐसे ही स्टेट में रहना चाहती हो? जिस पे सिलरी उसे कहती है कि मैं क्या चाहती हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस उसे चाहती हूँ। वो एक ऐसा किंग है जो कि एक पॉजिटिव बिहेवियर के साथ पैदा हुआ है। अगर कोई मेरी बॉडी को टच करे या इवन मुझसे अगर कोई बात भी करे तो वो ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जबकि तुमने ये कह दिया है तो तुम्हें अब केयरफुल रहना होगा। वो जैसे ही इस बात को बताती है, यूजी के पीछे किंग ज़ांग पहले से ही मौजूद होता है और वो यूजी पे अटैक करने लगता है, ये कहते हुए कि मैंने सुना है कि कोई यंग बॉय यहाँ मुझे चैलेंज करने के लिए आया है, तो अच्छा हुआ तुम मेरे दरवाजे पास ही आ गए, इससे तुम्हें मारना और भी ज़्यादा आसान होगा। अब यहाँ इन दोनों के बीच एक घमासान फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे किंग यूजी पे भारी पड़ रहा होता है। यूजी उसकी तलवार से हर्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता, मानो कि उसमें अभी आत्मविश्वास कूट कूट के भरा है और वो किसी भी सिचुएशन में बस हार नहीं मानना चाहता। वो फिर से उठ खड़ा होता है और इस बार अपने एंगर को एक्टिवेट करता है, और जैसा कि हमें पता है कि वो अपने एंगर को एक्टिवेट करते ही उसकी शक्तियाँ एकदम से जाग जाती हैं, लेकिन उन पावर्स के एक्टिवेट होते ही वो किंग का मुकाबला करने की इसमें एबिलिटी नहीं है। वो लगातार किंग से मार खाए जा रहा है, लेकिन फिर भी यूजी हार नहीं मानता और एक बार फिर उठ खड़ा होता है, जिस पे किंग उससे कहता है कि चाहे तुम जितनी बार भी इस तरह से वापस से उठ खड़े हो जाओ, तुम मेरी स्ट्रेंथ का अपनी विल पावर से मुकाबला नहीं कर सकते। जिस पे यूजी कहते हुए कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी मैंने हार नहीं मानी है। वो अपने एक्सट्रीम एंगर को एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी 5 गॉड सेंसेस अवेकन हो जाती हैं और वो इन्हीं सेंसेस का उपयोग करके उस किंग पे अटैक करता है। लेकिन किंग ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी हैं। वो उसके हर एक अटैक से बचने के लिए तुरंत ही एक नया वेपन क्रिएट कर देता है और इस बार उसने पूरे अपने बाजू को एक ड्रिल वेपन में कन्वर्ट कर लिया है, जो कि डायमंड जैसे हार्ड मटेरियल को भी काट सकते हैं। उस ड्रिल से वो यूजी की छाती को भेदने लगता है, लेकिन जब यूजी अपने शॉट से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, वो ड्रिल की लंबाई बढ़ा देता है, जिससे यहाँ यूजी को समझ में आता है कि नजदीकी फाइट से वो इस किंग से तो नहीं जीत सकता, इसे दूर से ही उस पर अटैक करना होगा। और इस रणनीति को समझते हुए वो दूर से उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन इसके अटैक भी फिर इस बार फेल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ उस किंग की असली पावर ये होती कि वो हर एक सिचुएशन में अलग अलग वेपन्स को क्रिएट कर सकता था। आगे वो यहाँ किंग का एक भव्य रूप देखता है, जिससे हमें स्पाइडरमैन के डॉक्टर ऑक्टोपस की याद आ जाती है, और यहाँ किंग अपनी पावर का ये राज खुद ही रिवील करता है कि उसकी स्ट्रेंथ उसके इस तरह के नए नए वेपन्स को ग्रो करने में है। जब भी यूजी उस पर अटैक करता है, तुरंत ही उसके वेपन्स चेंज हो जाते हैं, जिस पे वो उसकी बनावट और किस एंगल से वो अटैक करने वाले हैं वो समझ नहीं पाता। लेकिन यूजी यहाँ पे हार नहीं मानता, वो लगातार उस पे अटैक करने की कोशिश अपनी कर रहा है, भले ही किंग यहाँ अपने वेपन्स को जितनी भी तरह से चेंज करे। कि तभी यहाँ यूजी को ऊपर से सिरली की आवाज़ आती है। वो उसे बताती है कि किंग के बॉडी ने मेरी ही तरह बहुत सारे रेयर आयरन ओर को एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसके कारण वो अपनी बॉडी को किसी भी टाइम एक नए वेपन में रिफाइन कर सकते हैं। और ये चेंज इतने कम टाइम का होता है कि उसका ओपोनेंट ये समझ ही नहीं पाता कि अगला वेपन क्या होगा और वो किस तरह से अटैक करने वाला है। इस पे किंग यूजी से कहता है कि इवन अगर तुम्हें मेरे इस राज के बारे में पता भी चल गया है तो भी तुम मुझे यहाँ नहीं हरा सकोगे। और एक बार फिर वो अटैक करने के लिए अपनी पूरी बॉडी को अलग अलग वेपन्स में ट्रांसफॉर्म कर लेता है,
इधर यूजी भी उसके अटैक को पूरी तरह से डिफेंड करने के लिए अपनी एक्सट्रीम एंगर को रिलीज कर चुका होता है। लेकिन हम थोड़ी ही देर बाद देखते हैं कि यूजी के अंदर अब इतनी एक्सट्रीम एंगर की पावर आ चुकी थी कि वो अपने 5 गॉड सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए पलक झपकते ही किंग के पास आ जाता है। और इससे पहले कि किंग उस पर फाइट बैक कर पाता, यहाँ यूजी अपनी शॉट को उसके सीने में डाल देता है, जिसपे किंग यहाँ हर्ट हो जाता है और अपने बाकी के मैकेनिज्म से वो यूजी पे भी अटैक करता है, जिससे वो दूर जा गिरता है। अब यहाँ दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। किंग पूरी तरह से हैरान था कि आखिर यूजी ने ये कौन सा प्रेशर उस पर यूज किया है, जिसपे यूजी उसे बताता है ये उसका यूनिक वे ऑफ फाइटिंग सोल है, जो कि उन्हीं के एंसेस्टर अशुराज ने उन्हें दी थी। लेकिन एक बार वो फिर से दोनों उठ खड़े होते हैं एक दूसरे को हराने के लिए कि तभी ऊपर से सिरिली की आवाज आती है, जो उन दोनों को शांत करवाते कहती है कि बस करो अब तुम दोनों। यहाँ पे वो अपनी शक्तियों को यूज करके उन दोनों को शांत करवाती हैं, जिसपे अब किंग को ये समझ में आता है कि ये जो यंग असुरा है वो उन्हीं के एंसेस्टर से मिलके आया है। अब यहाँ यूजी जैसे ही हाँ में सर हिलाता है, वो अपने बॉडी के एक हिस्से उस रेयर आयरन को एज अ गिफ्ट यूजी को दे देता है, ये कहते हुए कि ये तुम्हारी दोनों तलवारी के स्ट्रेंथन को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। मींस के यूजी ने अब सेकंड किंग का अप्रूवल हासिल कर लिया है। आगे किंग उसे अपनी जर्नी कंटिन्यू करने को कहता है, लेकिन वो उसे याद भी दिलाता है कि अब जब तीसरे किंग से जो मिलने वाले हो उससे तुम थोड़ा होशियार रहना, क्योंकि वो बहुत शातिर है, जिसे सभी लोग विच के नाम से जानते हैं, और वो तुम्हारे साथ किस तरह का खेल खेलेगी इससे तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि हम तीनों किंग्स में से सबसे ज्यादा क्रूर और निर्दय वही किंग वांगा है। अब अगले सीन में हम यूजी को उसी किंग वांगा के कैपिटल सिटी में जाता देखते हैं, जिसे देख के पूरी नार्निया वाली फीलिंग लग रही होती है कि इतने में यहाँ सीन चेंज होता है और हम एल्डर और उसकी बेटी अकीरा को देखते हैं, जो कि शर्त जीत चुके थे और उन्हीं से मिले हुए पैसों से वो रेस्टोरेंट में मजे कर रहे थे। यहाँ अकीरा उनसे कहती है कि भले ही ये दूसरे के पैसे हैं, लेकिन फिर भी आपको मनी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब आगे अकीरा को यूजी की चिंता होने लगती है, जिसपे एल्डर उसे कहते हैं कि हमारे नए किंग बहुत ही पावरफुल हैं, उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता और वो हमेशा जीत के ही वापस आएंगे। कि इतने में ही अकीरा को यूजी की एक झलक दिखती है और वो उसके पीछे बेसुध दौड़ने लगती है। यहाँ पे उसके फादर यानी कि एल्डर उसे उसके पास जाने से मना करते हैं, क्योंकि जिस यूजी को वो देख रहे हैं वो काफी मिस्टीरियसली और स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। हो सकता है उसके ऊपर उस विच ने इविल ऑरा का जादू किया है, जो कि इस कैपिटल में घुसते ही यूजी के ऊपर कास्ट होना शुरू हो चुका था, क्योंकि किंग वांगा भी जानती है कि यूजी उससे मिलने आ रहा है। अब आगे हमें किंग वांगा के पैलेस को दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढका था। उस पैलेस के बाहर हमें कई सारे आइस स्टैचूज भी दिखाए जाते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं ये हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। आगे यूजी जैसे ही वो उस पैलेस के अंदर एंटर करता है, वांगा उसका स्वागत करती है। वो उसे देवताओं का खून और उसका मीट भी पेश करती है और वो बताती है कि वो देवताओं से इतना घनघोर नफरत क्यों करती है। यहाँ पे 10,000 साल पहले क्या हुआ था वो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी यहाँ रिवील करती है, जो कि हम पेंटिंग्स के तौर पे उन दीवारों पे बना देखते हैं। आगे वो बताना कंटिन्यू करती है कि जिस स्पेस लूप में तुम दो अपने एंसेस्टर से मिले थे वो मेरे ही बहुत पुराने दोस्त हैं, जो कि देवताओं के साथ हुए वॉर के दौरान उस स्पेसशिप में स्वर्ग से इन्हें निकाल फेंका था और वो ह्यूमन वर्ल्ड में आने के लिए मजबूर हो गए थे। आगे वो अपनी हिस्ट्री बताना शुरू करती है कि हम हशुरास को ओरिजिनली द गॉड ऑफ फाइटिंग कहा जाता था, जो कि हेवनली पैलेस में रहते थे, लेकिन देवता हमसे हमेशा जलन करते थे और वो हमेशा हमें दबाने की कोशिश करते थे। उन्होंने हमें सप्रेस करने के लिए वहाँ जेल भी बनाए थे और वो हम अशुरास को एज अ एलियन ट्रीट करते थे। और इसी संघर्ष ने अशुरा और गॉड्स के बीच एक कभी न खत्म होने वाली जंग को छेड़ दिया। लेकिन उस युद्ध के दौरान हमारी संख्या उन गॉड्स के मुकाबले काफी कम थी और हमें अपनी बर्बादी का सामना करना पड़ा। हमें स्वर्ग से ही खदेड़ दिया गया और हम में जो सरवाइव कर चुके थे वो सिर्फ 99 घोस्ट ही थे, जो कि अपने आप को बचाने के लिए हेवनली पैलेस से भाग आए थे। और उन्हें ही 99 घोस्ट ट्राइबमैन कहा जाता था, जो कि तुम्हारे एंसेस्टर थे। और उन्हीं बचे हुए कुछ असुरा में से जिंजी होती हैं, जो कि अपने लीडरशिप में बचे हुए असुरास को ह्यूमन वर्ल्ड में वापस लाते हैं। और उस टाइम से आज तक हम अपने आप को इसी तरह से छुपते छुपाते हुए ह्यूमन वर्ल्ड में रह रहे हैं। अब आगे अपनी कहानी बताने के बाद वो ये कहती है कि इस फूड को टेस्ट करो, जो मैंने काफी मुश्किलों से तुम्हारे लिए इकट्ठा की है। यूजी ये देख करके पूरी तरह से हैरान रह जाता है कि ये उसके द्वारा हंट किए गए देवताओं का मांस और ब्लड है, जिसपे किंग वांगा उसे कहती है कि सिर्फ देवताओं को हंट करना ही मेरी हॉबी है और यही करने में मुझे खुशी मिलती है। अब जैसे ही किंग वांगा यहाँ यूजी को टच करती है, यूजी उसके पास्ट में कुछ भी नहीं देख पाता। सारा का सारा पास्ट उसका ब्लैंक होता है। यूजी ये देख करके सरप्राइज रह जाता है और अचानक अपने सामने वो वांगा को बैठा देखता है और उससे पूछता है क्या ये उसके टेस्ट का एक पार्ट है।
जिसपे वांगा उसे बताती है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी असुराज गॉड से हेट करें। जिसपे यूजी उसे कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने आज तक एक लिविंग गॉड को अपनी आंखों से नहीं देखा। जिसपे वांगा उसे कहती है कि मैं अभी के अभी तुम्हारी इस विश को पूरी कर देती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास एक जीता जागता गॉड है जो मेरे कब्जे में है। अब यूजी को वो उसी देवता के पास ले जाती है जिसे पिछले हंटिंग में उसने पकड़ा था। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि पैलेस के बाहर जिन आइस स्टैचूज को हमने देखा था वो सारे के सारे किंग वांगा के पकड़े हुए गॉड्स के स्टैचूज हैं जिन्हें उसने अपनी शक्तियों का यूज करके एक आइस स्कल्पचर में बदल दिया है। मतलब कि उन देवताओं को यहाँ जिंदा ही पूरी तरह से जमा दिया गया है। आगे यूजी के ये पूछने पर कि आखिर तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाई हो, वांगा उसे कहती है कि तुम्हें एक जिंदा देवता को देखना चाहते थे तो अब देखो। आगे वो अपने कलेक्शन को दिखाते हुए बताती है कि ये सारे आइस स्टैचूज मेरे फेवरेट हैं जो कि कभी नहीं मरते और देवताओं को इस तरह की यातना दे करके मुझे अपरम खुशी मिलती है। जिसपे यूजी उससे पूछता है कि क्या ये भी उसके एक टेस्ट का पार्ट है। जिसपे वांगा उसे बताती है कि जब से तुमने मेरे कैपिटल सिटी में प्रवेश किया है टेस्ट उसी समय से ही बिगिन हो चुका है। अब आगे हम देखते हैं कि वो सारे आइस ज़ॉम्बीज यहाँ पे यूजी पे अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। यूजी उन पे अटैक तो करता है लेकिन पाता है कि उन पे अटैक करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो मर नहीं सकते। अब जैसे ही वो उस किंग वांगा पे अटैक करता है वो देखता है कि उसके हाथ पांव जमना शुरू हो चुके हैं। यहाँ यूजी उन्हें तोड़ने की भी कोशिश करता है जिसपे किंग वांगा उसे आके बताती है कि तुम जितना ज्यादा स्ट्रगल करोगे उतनी ही ज्यादा तेजी से तुम्हारी बॉडी फ्रीज होती जाएगी। जिसपे यूजी उसे ये कहता है कि तो फिर मैं फ्रीज होने से पहले ही तुम्हें मार डालूंगा। अब आगे जैसे ही यूजी अपने शॉट से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है वांगा एक झटके में ही उसके पूरे शरीर को क्रिस्टल फॉर्म में कर देती है। यहाँ यूजी बस एक ही बात कह रहा होता है कि वो कभी हार नहीं मानेगा और इस किंग वांगा को हराने का कोई न कोई रास्ता तो जरूर होगा। जिसपे वांगा इविल तरीके से उसे हंसते हुए कहती है कि तुमने इस बार गलत अशुरा को चैलेंज किया है और किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह जल्द से जल्द आइस स्टैचू में ट्रांसफॉर्म हो जाओ ताकि मेरे इस पैलेस की शोभा बढ़ा सको। अब उसके इतना कहते ही एपिसोड यहीं होता है फिनिश। अब नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं फोर्थ अशुरा किंग बनने के लिए अब लास्ट किंग से मिलने जा चुका होता है जो कि किंग वांगा होती है। और जैसे ही यूजी उसके कैपिटल सिटी में प्रवेश करता है यहाँ उसका टेस्ट शुरू हो जाता है। अब वांगा ने उसका टेस्ट लेने के लिए उसे एक ऐसे इल्यूजन में डाल दिया होता है जहाँ यूजी को वही दृश्य दिखता है जहाँ 1 साल पहले उसके पूरे ट्राइब को ही खत्म कर दिया गया था। यहाँ वो अपने ही लोगों को मरते देखता है उसी असुरा झूजी के हाथों जिसने 1 साल पहले यूजी को किडनैप किया होता है। आगे यूजी को ये भ्रम होने लगता है कि उसके कबीले के सिख लीडर होते हैं इन सब की मौत का जिम्मेदार यूजी को ही मानते हैं। इवन कि उसकी जो एल्डर सिस्टर होती है वो भी इन सभी के लिए यूजी को ही दोषी मानती है। अब आगे उसके भ्रम में उसकी एल्डर सिस्टर ही उसे किल कर देती है। अब आगे जब यूजी इस भ्रम को तोड़ता है तो उसे एक और इल्यूजन का सामना करना पड़ता है जहाँ वो अपने सामने शिगोरे के देखता है और वो भी उस सभी चीजों के लिए यूजी को ही दोषी ठहराता है। यहाँ शिगोरे भी उसे खंजर मारते हुए कहता है कि मेरी मौत का कारण भी तुम ही हो और ये सब सिर्फ तुम्हारे आने की वजह से हुआ है। मीन्स कि किंग वांगा द्वारा फैलाए गए इल्यूजन में यूजी पूरी तरह से भ्रमित हो चुका था। वो जैसे ही एक भ्रम को तोड़ता है वो दूसरे भ्रम में जा चुका होता है। अब उस इल्यूजन रिम में जाके फंसने के बाद यूजी को एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे उसके जानने वाले सभी लोग उसे यूजलेस ट्राइस कह रहे होते हैं और इस सारी बर्बादी की वजह उसे ही मान रहे होते हैं, जिसके कारण वो डिप्रेस हो जाता है और उस इल्यूजन रिम में फंसा ही रह जाता है। लेकिन एक रोशनी की उम्मीद उसे दिखती है जब उसे याद आता है कि कैसे उसके चाहने वाले उसे हमेशा सपोर्ट किया करते थे और किस तरह से उन्होंने अपनी जान दी यूजी को बचाने के लिए। ये सोचते ही वो वापस से मोटिवेट होता है और अपने एंगर को अवेकन करता है, जिसके कारण उस इल्यूजन रिल्म से वो बाहर आता है और किंग वांगा की आइस शील्ड को तोड़ते हुए वो उस पर अटैक करता है, जिसके कारण उसके पैलेस की सबसे बड़ी आइस स्टैचू जो होती है वो टूट जाती है। यहाँ पे उनके बीच एक जबरदस्त फाइट होती है जहाँ हम देखते हैं किंग वांगा अपने टेंटिकल से यूजे पे अटैक कर रही होती है, लेकिन उन सभी टेंटिकल्स में जकड़े रहने के बावजूद भी यूजे एक ऐसा अटैक अपने शॉट से करता है और उसके इसी लगातार मूव के कारण उसके सारे टेंटिकल्स वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन यहाँ वांगा कहाँ रुकने वाली थी, वो लगातार यूजे पे अटैक कर रही होती है, लेकिन इस बार वो एक बड़े टेंटिकल से उस पे अटैक करती है और इस बार वो यूजे को ऐसा उनमें जकड़ती है कि यूजे को उसके ट्रैप से बचना इस बार मुश्किल लग रहा होता है। वो यूजे की ही तलवार को उसके गले के पास ले जाती है और उससे कहती है कि जल्द से जल्द अपनी हार स्वीकार कर लो। लेकिन हम यूजे को देखते हैं जिसने किसी भी सिचुएशन में आज तक हार नहीं मानी है। वो यहाँ चिल्लाते हुए अपने एंगर को अवेकन करता है और उससे कहता है कि वो कभी भी हार नहीं मानेगा और उसके इन शब्दों के साथ ही वो अपनी पूरी ताकत से अपने शॉट को उस वांगा के छाती के पार कर देता है,
लेकिन अब यूजे की आंखें खुलती है और उसे फिर एक बार लगता है कि वो ये सब कुछ एक इल्यूजन में कर रहा था। मीन्स कि वांगा ने एक ऐसा इल्यूजन का जाल बिछाया था जिसमें भ्रम के अंदर उसे भ्रम होते हैं, जिसपे किंग वांगा उसे बताती है कि ये तभी से स्टार्ट हो चुका था जब से तुम यहाँ पे आई हो। आगे वांगा उसे पूछती है कि किंग क्वांग ने तुम्हें यहाँ पे मेरे अप्रूवल के लिए भेजा है, तो आखिर मैं किस बेसिस पे तुम्हें अप्रूव करूं? और इस इल्यूजन में तुम्हें ट्रैप करने का मेरा बस यही मकसद था कि मैं तुम्हारी विल पावर को देखना चाहती थी कि वो कितना स्ट्रांग है। जिसपे यूजे वहाँ उससे कहता है कि मैं अपनी काबिलियत दिखाने के लिए यहाँ बस तुमसे फाइट करने आया हूँ और मेरे लिए यहाँ मृत्यु कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। और ऐसा कहते हुए वो उस प्लेट पे रखे गॉड मीट को अंधाधुन खाने लगता है, जिसे देख के वांगा उसे कहती है कि चाहे तुम फ्यूचर में गॉड से नफरत करो या ना करो, वे देवता तो हमेशा हमारे दुश्मन ही रहेंगे और इस बात को तुम्हें याद रखना होगा। मीन्स के वांगा ने ऐसा कहते उसे अप्रूवल दे दिया होता है। अब आगे हमें एक लंबा टाइम बीतता दिखाई देता है, जहाँ पे यूजे हमें बताता है कि हालांकि उसने कैपिटल सिटी के तीनों किंग्स के अप्रूवल तो ले लिया है, लेकिन अब भी यूजे और उन किंग्स की पावर में काफी गैप है और इस टाइम के दौरान उसने काफी प्रैक्टिस की है और फाइनली वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका है, जहाँ पे वो उस न्यूट्रल हॉल में जा करके एक पिटीशन फाइल करता है और हाईएस्ट थ्रोन के नीचे जितने भी असुराज आते हैं उन्हें चैलेंज करता है। और यहाँ हम देखते हैं कि यूजे ने एक एक करके उन सभी असुराज को हरा दिया होता है, जिसके कारण अब सभी असुराज उसे अपना फोर्थ किंग मान लेते हैं और अब उस न्यूट्रल हॉल में एक भी चैलेंजर बाकी नहीं होता जो उसे चैलेंज करे। इसीलिए वहाँ का स्पीकर यूजे को अगला फोर्थ किंग घोषित करता है और बाकी सभी किंग्स की तरह भी उसे एक टाइटल दिया जाता है। ये टाइटल खुद ही यूजे ने अपने आप के लिए डिसाइड किया होता है, जो कि होता है मैड किंग लियू हाओ। अब अपने आप को मैड किंग अशूरा का टाइटल इसलिए उसने दिया होता है क्योंकि अपने एंगर के कारण ही आज वो यहाँ तक पहुंचा है। अब इधर अशूरा जनजाति को उसका चौथा राजा मिल चुका होता है, जिसकी खबर चारों तरफ फैल चुकी होती है कि एक नया अशूरा किंग आया है और ये सभी अशूरा जनजातियों में इस उम्मीद को भर देता है कि वही हमें वापस से हमारे स्वर्ग के हेवनली पैलेस तक ले जाएगा। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें स्वर्ग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम लो हेवनली रेल्म के एक गॉड को देखते हैं जिसका नाम गथाता है। गॉड गथाता यहाँ अपने गोल्डन आर्मर वॉरियर के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं और वे इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने मात्र एक ही झटके में सभी गोल्डन आर्मी को हरा दिया है कि इसी बीच एक और देवता वहाँ पे अपीयर होता है जो कि उसे बुलावा देने आया है, क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड में अशूरा का प्रकोप पूरी तरह से बढ़ चुका है और एक नए अशूरा मैड किंग ने पूरी अशूरा जनजाति को इकट्ठा करके गॉड के खिलाफ खड़ा कर दिया है। इसीलिए हेवनली रेल्म के जो एम्परर शीतियान हैं, उन्होंने इस मामले में डिस्कशन करने के लिए सारे देवताओं को यूजू पैलेस पे इकट्ठा करने को कहा है। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम उन सभी देवताओं को उसी पैलेस की तरफ जाता देखते हैं। यहाँ सभी देवताओं के बीच बस यही डिस्कशन हो रहा होता है कि आखिर एम्परर ने सारे देवताओं को इतना सडनली क्यों सम्मन किया है, तो जरूर कुछ बड़ा होने वाला है ह्यूमन रेल्म में। अब उन देवताओं में से सबसे ज्यादा पॉपुलर वो गथाता है, जिसे एम्परर भी उसकी शक्तियों के लिए उसे काफी वैल्यू देते हैं और इसके साथ ही पूरे हेवनली रेल्म में वो देवियों के बीच भी काफी पॉपुलर है। अब आगे आसमान में एक तेज रोशनी अपीयर होती है और देवताओं के लीडर जो एम्परर शीतियान होते हैं यहाँ पे अपीयर होते हैं। अब उनके आते ही सभी देवता उन्हें ग्रीट करते हैं। आगे एम्परर उन सभी को असेंबली ऑफ गॉड में अर्जेंटली आने का कारण बताते हैं कि किस तरह से आजकल अशुराज का प्रकोप बढ़ चुका है। उन्होंने हमारी धरती पे जो ओरेकल है यानी कि भविष्यवाणी है उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। विन के जो गॉड प्रीस्ट है उन्होंने उसे भी जिंदा नहीं छोड़ा, वो काफी ज्यादा वहाँ पे मार काट कर रहे हैं और अर्थ पे जो हमारे गॉड वॉरियर्स हैं उन पे लगातार अटैक कर रहे हैं। आगे वो अपने साथ एक इंसानी बच्चे को भी लाए होते हैं, जिन्हें देखकर वो सबको बताते हैं कि वो अशुराज इतने ज्यादा रुथलेस हो चुके हैं कि उस अटैक में बस यही इंसानी बच्चा बच पाया है। ये जान करके सभी देवता भड़क जाते हैं कि आखिर उनकी इतनी मजाल कि उन्होंने गॉड्स की अथॉरिटी को चैलेंज किया है। इसीलिए अब एम्परर ये डिसाइड करते हैं कि पूरे मॉर्टल वर्ल्ड को बचाने के लिए, जहाँ पे यक्षाज और ड्रैगन क्लैन की भी स्पीशीज रह रही हैं, हमें उन असुराज को बताना होगा कि गॉड हमेशा सुपीरियर विस्डम में होंगे। मैंने इसलिए उन्हें मॉर्टल वर्ल्ड में खदेड़ा था ताकि उनमें जो देवताओं के प्रति नफरत है वो हेट्रेड कम हो जाए, लेकिन इसका परिणाम गलत हुआ और लगातार हम पे अटैक्स ही किए जा रहे हैं। और इतने सालों में उन्होंने हमारे कई सारे गॉड वॉरियर्स और हेवनली सोल्जर्स को टारगेट किया है, जिसे वो ये समझ बैठे हैं कि वो हमारी काइंडनेस का गलत फायदा उठा सकते हैं। आगे वो इसी तरह की स्पीच देते हुए देवताओं को मोटिवेट करते हैं कि अब अशुराज के प्रकोप को खत्म करने की बारी हमारी होगी, इसीलिए अब हम उनके साथ जंग की शुरुआत करते हैं और उन सभी अशुराज जो कि हमारे लिए एलियंस हैं उन सभी को मार करके पूरे मानव जाति को शांति का संदेश देंगे। इतने में जो गॉड गथाता का साथी होता है वो उससे पूछता है क्या तुम इस युद्ध में हिस्सा लोगे। इस पे वो कहता है कि अशुराज बहुत पावरफुल होते हैं और उनसे जीतने के लिए अब की बार हमें एक बड़ी कीमत चुकानी होगी और अपनी पिछली लाइफ में मैं उनके द्वारा ही मारा गया था, तो इस आने वाले युद्ध में मैं जरूर उनके खिलाफ फाइट करूंगा।
अब जिस तरह से देवताओं को यहाँ पे मीटिंग चल रही होती है कि किस तरह से असुरास को खत्म किया जाए, अशुरा भी कहाँ चुप बैठने वाले थे, वो भी अपनी असेंबली बुलाते हैं, जहाँ पे उस बड़े से तख्त पर हम विराजमान देखते हैं यूजे को, जिसे अब मैड किंग अशुरा का टाइटल मिल चुका है। वो भी अपने सारे अशुरास को मोटिवेट करते हुए उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है कि अब हमें इस मॉर्टल वर्ल्ड में किसी से दब के या छुपते छुपाते नहीं रहना होगा। हम जल्द ही अपने लिए एक नया हैबिटेट यानी एक ऐसी जगह ढूंढेंगे जो कि हेवनली रेल्म के छोर पे ही बनाई जाएगी, और अब से हमारे इंटायर अशुरा क्लैन का ये नया हैबिटेट होगा। अब सभी असुर यहाँ पे एक शोर के साथ अपने किंग का मरते दम तक साथ देने के लिए नारा लगाते हैं। अब आगे सीन चेंज होता है और यूजी की लीडरशिप में अब सारे असुराज निकल पड़ते हैं अपने न्यू हैबिटेट के लिए, जहाँ रास्ते में एल्डर को हम यूजी की काफी तारीफ करते हुए देखते हैं। वो कह रहा होता है कि उसने पहली नजर में अपने विजन में यूजी को एक लीडर के तौर पे देखा था और तभी से ये डिसाइड कर लिया था कि वो ब्लाइंडली उसे फॉलो करेगा, जिसपे यूजी उनसे कहता है कि वे सभी भी उसके लिए काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये सुन के अकीरा काफी खुश होती है और यूजी से पूछती है कि आखिर वे लोग जा कहाँ रहे हैं। तो वो बताता है कि उन तीनों किंग्स के कैपिटल से काफी दूर अब ईस्ट की तरफ ही जाना ही उसके लिए आखिरी ऑप्शन है, जहाँ पे वो अपने रॉयल सिटी का निर्माण करेगा, जिसपे अकीरा उसे बताती है लेकिन वो इलाका तो तियानियो माउंटेन के ड्रैगन क्लैन वासियों की है। हालांकि ड्रैगन्स इतने आक्रामक नहीं होते हैं और शांति पसंद होते हैं, इसीलिए उनके इलाके का राउंड हम जा सकते हैं और वहीं से अब हम हेवनली पैलेस की तरफ जाने की राह बनाएंगे। अब यहीं पे सीन चेंज होता है और हमें ड्रैगन क्लैन के ड्रैगन किंग को दिखाया जाता है, जिसके पास एक नौकर दौड़ते हुए जाता है और उसे बताता है कि आपसे कोई देवता मिलना चाहते हैं। ये देवता और कोई नहीं बल्कि गथाता ही होता है, जो कि ड्रैगन किंग के पास ये बताने आया होता है कि इनका जो तियानियो माउंटेन है वो हेवनली पैलेस की जाने की तरफ एक रास्ता है, इसीलिए जल्द ही यहाँ पे अशुरास और गॉड के बीच फाइट होने वाली है, तो जल्द से जल्द अपने इस इलाके को खाली कर दे ताकि कोई भी नुकसान होने से बच जाए। जिसपे ड्रैगन किंग उससे कहता है कि देवता और अशुरा तो एक दूसरे से हमेशा लड़ते ही रहते हैं और उनके इस युद्ध में उनका कोई लेना देना नहीं है। अब इधर सीन चेंज होता है और हम यूजी को देखते हैं जो अपने पूरे क्लैन के साथ अपनी लास्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका था। अब अचानक मौसम चेंज होता है, मींस के देवताओं ने अपनी तरफ से युद्ध की पहल शुरू कर दी थी। अब ये बैटल का पहला फेज होता है जहाँ पे आसमान से कई सारे ब्रॉन्ज मेन उतारे जाते हैं। अब ये ब्रॉन्ज के बने बड़े बड़े वॉरियर्स होते हैं जो जमीन पे आते ही बड़े बड़े पिलर्स जमीन में गाड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी कंपन से सारी धरती फट रही होती है और सारे के सारे असुराज तितर बितर हो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम बाकी के तीनों किंग्स को देखते हैं जो कि अशुरास की मदद करने के लिए कैपिटल सिटी से पहुंच चुके थे, जिसपे पहला किंग क्वांग कहता है कि देवताओं ने इस बार हमें डराने के लिए कुछ ज्यादा ही ब्रॉन्ज मेन को उन्होंने भेज दिया है और लगता है कि वो हमारी तादाद से डर चुके हैं, इसीलिए पहले ही स्टेज में उन्होंने इतने सारे वॉरियर्स को भेज दिया है। जिसपे दूसरा किंग झांग कहता है कि चाहे वो कितने भी वॉरियर्स भेज ले, कभी हम उनके सामने सरेंडर नहीं करेंगे। अब ये कहती है उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हुए एक बड़े वॉरियर के गोले को वो अपनी वेपन से खत्म करता है और यहाँ पे किंग क्वांग ये कहती है कि वो हमारे मैड किंग अशुरा को जितना ज्यादा गुस्सा दिलवाएंगे उसकी फाइटिंग स्पिरिट उतनी ही पीक पे जा पहुंचेगी। अब आगे ये दोनों किंग्स भी अशुरा क्लैन की मदद करने के लिए और उन गॉड से फाइट करने के लिए मैदान में उतर जाते हैं। साथ ही दूसरी तरफ हम किंग वांगा को भी देखते हैं जो कि इस पल का काफी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे देवताओं से सबसे ज्यादा नफरत होती है, क्योंकि इस बैटल में उसे हजारों देवताओं को मारने का जो अवसर मिलेगा जो इसके लिए किसी दावत से कम नहीं होगी। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेचारे ड्रैगन क्लैन वासी इस युद्ध में बेकार के ही पिस रहे होते हैं, ना ही तो यहाँ उनके घर बचते हर वे लोग खौफ के मारे इधर उधर भाग रहे होते हैं कि इतने में जो ड्रैगन किंग होता है वो अपने लोगों की इस दुर्दशा का जिम्मेदार गॉड्स को ही मानता है। वो गदाता को इसका दोषी मानता है क्योंकि उसके यहाँ पे आने के कारण ही ये सब कुछ हुआ है। लेकिन उसी बीच हम गदाता को देखते हैं जो कि उन ड्रैगन क्लैन वासियों की मदद कर रहा होता है, उन्हें वो आसमान से गिरने वाले अटैक से बचा रहा होता है और उन्हें जल्द से जल्द एक सेफ जगह जाने को कहता है। ये देख के भी ड्रैगन किंग पिघल जाता है और वो गदाता से कहता है कि तुम बाकी देवताओं के जैसे नहीं हो जो काफी हिपोक्रेट होते हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए निर्दोषों को ही मार देते हैं। और इसी दौरान ड्रैगन किंग देखता है कि किस तरह से गथाता ने एक बच्चे की जान बचाई और उसे उसकी माँ तक पहुंचाया है। साथ ही देवता गथाता के ये आश्वासन देने पे कि ड्रैगन क्लैन का एक भी बंदा इस वॉर से अफेक्ट नहीं होगा, ना ही किसी निर्दोष की जान जाएगी, क्योंकि इंपरर गॉड ने उसे भेजा है और वो सारे देवताओं की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए इन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेने को तैयार है। और यहाँ पे देवताओं का बस एक ही मिशन है कि वो इस वर्ल्ड के सच्चाई के रास्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब ये बात सुन के ड्रैगन किंग भी पूरी तरह से पिघल जाता है और वो देवता गथाता का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और चंद सेकंडों में ही वो अपने आप को ड्रैगन के फॉर्म में ढाल लेता है और फिर गथाता के साथ मिलकर अशुरास को फाइट करने के लिए चला जाता है। आगे हमें युद्ध का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन असुरास का उन ब्रोंज वॉरियर्स से लड़ना काफी मुश्किल हो चुका था,
क्योंकि वो आकार में काफी विशालकाय होते हैं जो अपने भारी भरकम पैरों से कुचलते हुए असुरास को मार रहे होते हैं। अब इसी बीच हम इल्डर और उसकी बेटी अकीरा को एक बड़े से वॉरियर के फुट के नीचे आने से बचते हुए देखते हैं। लेकिन जब अकीरा अलग हो जाती है और एक वॉरियर उस पर अटैक करने वाला होता है कि तभी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यूजे वहां पे आ जाता है, जो अपनी तलवारों का इस्तेमाल करके उस वॉरियर के अटैक को रोक लेता है। कि तभी पीछे से उसे 2 वॉरियर हिट करते हैं और वो नीचे गिर जाता है। अब उनके इस अटैक से यूजे हर्ट तो हो चुका होता है, लेकिन फिर वो अपने एंगर को इस तरह से रिलीज करता है जैसे कि उसकी ईवल ऑरा सभी को यहाँ पे राख कर देगी। अब पूरी तरह गुस्से से भरा हुआ यूजे उनके तरफ बढ़ता है और उनसे कहता है कि आज वो इस धरती को देवताओं के खून से सींच देगा और स्वर्ग के हेवनली पैलेस के इसी छोर पे ही अपने रॉयल सिटी का निर्माण करेगा। अब यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है और हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है। अब आगे एंगर रिलीज होने के कारण यूजी की 5 गॉड सेंसेस जाग जाती हैं, जिसका यूज करके वो लगातार उन ब्रॉन्ज वॉरियर पे अटैक करता है और उनके सर को धड़ से अलग कर देता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद देखता है कि उसके सारे बॉडी पार्ट्स अपने आप ही जुट जा रहे थे, जिससे उन वॉरियर को मारना काफी मुश्किल हो रहा था। इसलिए यूजे अब अपने 5 सेंसेस में से आई सेंस का इस्तेमाल करता है और अपने ओपोनेंट के स्ट्रेंथ को देखने की कोशिश करता है, जहां उसे पता चलता है कि उन ब्रॉन्ज वॉरियर के अंदर कोई गॉड वॉरियर बैठा है जो कि उन्हें कंट्रोल कर रहा है और सिर्फ उन्हें मारने के बाद ही ये ब्रॉन्ज वॉरियर मारे जाएंगे। इसलिए अब यूजे पूरी तरह से तैयार होता है और वो एक एक करके उन स्टैचूज के अंदर छुपे हुए गॉड वॉरियर्स को किल करने लगता है। अब ये सीन काफी कमाल का होता है और एक एक करके यूजे उन सभी वॉरियर्स को मौत के घाट उतार रहा था। यूजे को ऐसा करते देख उसके जो बाकी के असुरा साथी होते हैं वो भी उन बड़े बड़े स्टैचूज के ढांचे को मारने के लिए उनके अंदर छिपके बैठे गॉड वॉरियर को मारने लगते हैं, जिससे अब असुरास को ये लगने लगता है कि इस युद्ध में उनकी जीत होने वाली है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि देवताओं द्वारा भेजा गया ये पहला ट्रुप है जो कि असुरास की भीड़ को कम करने के लिए भेजा गया था और अभी उनकी सेकंड लहर आनी बाकी है। यहाँ बैटल का सेकंड फेज शुरू होता है, जिसे देख करके सारे असुरास शॉक रह जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं देवताओं का सेकंड वेव ऑफ अटैक शुरू हो चुका था, जिसमें एक हेवनली डिवाइन वेपन आसमान से अपीयर होता है। एक सीढ़ी नुमा वहाँ पे 3 आकृतियां अपीयर होती हैं, जिनमें हजारों की संख्या में गॉड वॉरियर्स तीर कमान लिए हुए तैनात होते हैं। इसी बीच हम फर्स्ट किंग कुआंग को देखते हैं, जो कि अपने क्लैन के असुरास का साथ देने के लिए उन ब्रॉन्ज वॉरियर्स से फाइट कर रहा होता है, क्योंकि देवताओं द्वारा भेजे गए सारे ब्रॉन्ज वॉरियर ने उनकी कैपिटल सिटी की जगह को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ किंग उसके अंदर के छुपे हुए वॉरियर गॉड को मारते हुए उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे रॉयल सिटी को बर्बाद करके हमें डरा दोगे? जिसपे वो वॉरियर गॉड उसे कहता है कि जल्द ही तुम सारे असुरास को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, जिसपे किंग उसे किल करते हुए कहता है कि वो दिन कभी नहीं आएगा। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरी गोल्डन आर्मी यहाँ असुरास को किल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। मैड किंग अशुरा भी उनका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और वो तेजी से उनकी तरफ ही बढ़ रहा होता है। अब यहाँ पे एक घमासान युद्ध छिड़ जाती है, जहाँ पर पहला अटैक देवताओं के वॉरियर्स के द्वारा ही किया जाता है। वो अपने तीरों के एक ही अटैक से अनगिनत असुरास को किल कर देते हैं। कि इसी दौरान हम यूजे को देखते हैं, जो कि गोल्डन आर्मी की मैजिकल वेपन्स का सामना करने के लिए मैदान में उतर जाता है और अपने एंगर को एक्टिवेट करते ही उन सबको एक ही बार में खत्म कर देता है, ये कहते हुए कि मेरे लिए तुम जैसे गॉड की कोई अहमियत नहीं है और यहाँ पे मौजूद आज सभी गॉड्स को मैं मार डालूंगा। अब अपने किंग को ही फॉलो करते हुए बाकी के असुरास तेजी से उनकी तरफ बढ़ते हैं। अब ये दृश्य वाकई में काफी ज्यादा रोमांचित होता है। अब ये सीन काफी रोमांचित होता है और देखते देखते यहाँ उन असुरा से फाइट करने के लिए यहाँ देवता गधाधा अपीयर होता है, जिसका सामना अब यूजे को करना होगा। अब आगे हम देवता गधाधा को देखते हैं, जो उसके सामने आने वाले हर एक असुरा को धोबी पछाड़ दे रहा था। लेकिन जब उसकी नजर यूजे पे जाती है, वो समझ जाता है कि ये कोई ऑर्डिनरी असुरा नहीं है। अब यहाँ पे इनके बीच इससे पहले की फाइट शुरू हो पाती, यूजे जो होता है वो अपने गॉड आई सेंस का यूज करके अपने ओपोनेंट की शक्ति को देखना चाहता था, लेकिन वो गधाधा के स्ट्रेंथ को नहीं जान पाता क्योंकि वो एक देवता होता है। आगे फिर भी यूजे उस पर अटैक करता है, ये सोचते हुए कि आखिरकार वो एक गॉड ही तो है। अब यहाँ पे उनके बीच हम एक घमासान युद्ध को देखते हैं। यहाँ गधाधा यूजे को अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसे बताना शुरू करता है कि असुरास और देवताओं के बीच तो लगातार युद्ध होते ही रहते हैं। असुरास ने मेरी पिछली जिंदगी को खत्म किया था, लेकिन मैं उस रिवेंज के लिए इस युद्ध में नहीं आया हूँ, क्योंकि तुम लोग यहाँ इस धरती पे रह रहे काउंटलेस प्रीस्टों यानी कि पादरियों की मौत के जिम्मेदार हो। साथ ही तुमने गॉड के जो ओरेकल्स थे उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके कारण तुमने देवताओं को काफी नाराज कर दिया है और तुम्हारे अंदर देवताओं के खिलाफ इस नफरत ने इस पूरी दुनिया को डिस्ट्रैक्शन में डाल दिया है। और इसी प्रॉब्लम को आज सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और आगे धर्म और सच्चाई की राह को बचाने के लिए मुझे तुम्हें डिफीट करना ही होगा। अब ये जो सच्ची वाणी की स्पीच गधाधा दे रहा होता है,
यहाँ पे यूजी इमेजिन करता है कि जैसे शिगोरी ही उसकी वाणी में बोल रहा है, लेकिन उसे फिर वही बातें याद आती हैं कि किस तरह से 10,000 साल पहले उसके जो एंसेस्टर थे उन्हें हेवनली पैलेस से किस तरह से खदेड़ते हुए यहाँ इस मॉर्टल वर्ल्ड में भेजा गया था, और जिस तरह से उसके क्लैन ने यहाँ पे सफरिंग की है। तो आज वो इन्हीं सब बातों को सोचते हुए इन हिपोक्रेट्स गॉड्स की बातों में नहीं आना चाहता। अब इसी कॉन्वर्सेशन के बाद हम इन दोनों के बीच एक मार्शल फाइटिंग को देखते हैं, जहाँ ये दोनों ही एक दूसरे को काफी टक्कर दे रहे होते हैं। अब आगे इनकी फाइट को हम उस हवा में तैर रहे गोल्डन शीट के ऊपर भी होता देखते हैं, जहाँ पे इसी तरह की काफी लंबी चौड़ी फाइटिंग के बाद एक जोरदार प्रहार उस गथाता ने यूजी पे किया होता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। और आगे अब गथाता अपने पवित्र साइन से यूजी पे अटैक करने वाला ही होता है कि यूजी अपने शॉट से उसके अटैक को डॉज कर देता है। अब यूजी के इस अटैक के बाद गथाता नीचे गिर जाता है। अब इस पे गथाता यहाँ पे अपना अगला अटैक शुरू करता है, जो कि यूजी को बहुत सारे टेंटिकल्स में जकड़ना होता है, लेकिन यूजी अपने शॉट से उन सभी टेंटिकल्स को एक ही बार में काट देता है और उससे कहता है कि तुमसे फाइट करने के बाद मुझे काफी प्लेजर महसूस हो रहा है। जिस पे गथाता उसे कहता है कि लेकिन इस तरह का प्लेजर मेरे लिए काफी बोरिंग है। अब आगे हम गथाता को अपने दैवीय रूप में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होता देखते हैं, जहाँ पे उसकी बॉडी पूरी तरह से गोल्ड में बदल जाती है और फिर से यहाँ पे इनके बीच ये मार्शल आर्ट की फाइटिंग होती है। अब ये फाइटिंग सीन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है और ये इतनी तेजी से एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं कि नीचे खड़े मौजूद लोगों को बस यही लग रहा होता है कि इन दोनों में कौन जीतेगा ये किसी को भी पता नहीं। लेकिन लगातार गथाता यूजी पर अटैक कर ही रहा होता है, जिसके कारण यूजी के शरीर पे जो पुराने स्कार्स होते हैं वो सभी खुल चुके थे, जिसके कारण अब उसकी बॉडी पूरी तरह से छलनी हो जाती है और वो काफी हर्ट हो जाता है। अब आगे गथाता उससे कहता है कि तुम मेरे अब तक के ओपोनेंट में से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, लेकिन अफसोस कि अब तुम्हें मरना होगा यहीं पे। इसलिए अब गथाता अपनी स्ट्रीम फॉर्म को रिलीज करता है और एक बुद्धा स्टैचू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब आगे वो अपने बुद्धा बेस्ड यहाँ यूजी पे अटैक करने वाला होता है कि इधर हम यूजी को भी देखते हैं कि वो इसकी इस अटैक को जवाब देने के लिए वो अपने एंगर को रिलीज करता है और वहाँ पे एक मॉन्स्टर को अपीयर होता हम देखते हैं, जिसने उस पूरी बुद्धा की स्टैचूज को रेड जंजीरों में जकड़ रखा है। अब आगे यूजी अपने गुस्से की चरम सीमा तक पहुंच चुका था और एक जोरदार अटैक अपने शॉट के साथ उस बुद्धा के स्टैचू पे करता है, जिससे हम देखते हैं कि गथाता भी अब हर्ट हो चुका था और इस अटैक का जवाब देने के लिए गथाता भी अब उस पे एक जोरदार बुद्धा फिस्ट से अटैक करता है। अब इन दोनों के अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि पूरे आसमान में एक धुंध सा छा जाता है। अब यहाँ नीचे खड़े अशुरास को ये लगता है कि गॉड ने उसके किंग मैड अशुरा को हरा दिया है। दूसरी तरफ जो गॉड वॉरियर्स होते हैं उन्हें लगता है कि उनके देवता गथाता को हरा दिया गया है, क्योंकि दोनों ही बेसुध अवस्था में एक साथ जमीन पे गिर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ जो ड्रैगन किंग होता है वो गथाता को बचा लेता है। अब चूंकि गथाता यहाँ बुरी तरह से इंजर्ड था, इसीलिए ड्रैगन किंग जो होता है उसे इस युद्ध के मैदान से दूर ले जाने की सोचता है। अब बाकी के जो अशुराज होते हैं उन्हें लगता है कि गथाता ने उनके किंग को मार दिया है, इसीलिए वो गथाता को दूर जाता देख बाकी के सभी अशुराज उस पर अटैक करने लगते हैं। आगे हम यूजी को देखते हैं, जिसके पास अकीरा पहुंचती है और उसे काफी उठाने की कोशिश करती है कि तभी यहाँ पे सीन चेंज होता है और इस बात की खबर हेवनली पैलेस के एम्परर गॉड तक पहुंचाई जाती है कि मैड किंग अशुरा ने देवता गथाता को हरा दिया है और इस फाइट में मैड किंग अशुरा यानी कि यूजी बुरी तरह से घायल हो चुका है। कि तभी एम्परर गॉड शीतियांग को एक चालाकी सोचती है। वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहता था, क्योंकि अब यूजी पूरी तरह से घायल है, तो इस घायल मैड अशुरा पे वो अभी एक और वेव से अटैक करेगा, जिससे यहाँ पे देवताओं की जीत होगी। और अब अपने इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो बाकी के देवताओं को सम्मन भेजता है और उनसे वॉरशिप में चलने के लिए कहता है। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बाकी के अशुराज अपने किंग के घायल होने के बावजूद भी मरते दम तक अपने क्लैन के लिए यहाँ पर फाइट कर ही रहे होते हैं। लेकिन जब उनकी नजर आसमान की तरफ जाती है तो वो इस देवताओं के तीसरे वेव के अटैक से और भी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि अब उस बैटलफील्ड में बड़े बड़े वॉरशिप उतर चुके थे, जहाँ पे अब अशुराज का सामना एम्परर गॉड से होने वाला था, जिसे देख के अकीरा भी काफी घबरा जाती है और वो लगातार यूजी को उठाने की कोशिश कर रही होती है। वो उससे ये कहती है कि अभी भी हमें तुम्हारी लीडरशिप की जरूरत है, तो तुम इतनी जल्दी अपने क्लैन को छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि अभी युद्ध पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अब आगे अकीरा के ये शब्द यूजी को जगा देते हैं और हम यहाँ पे यूजी के एक ईविल वे में हंसते हुए देखते हैं। यहाँ वो चिल्लाते हुए उन देवताओं को ये कह रहा होता है कि चाहे जितने भी गॉड्स या जितने भी बुद्धा यहाँ पे आ जाए, आज मैं हेवनली पैलेस के सारे गॉड्स को मार डालूंगा। और उसके ये कहते ही हमारी इस सीरीज का ये सीजन यहीं पे खत्म होता है। सो गाइज, आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और जैसे ही इसके सेकंड सीजन की शुरुआत होगी आपको हमारे चैनल में इसके सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे। और वीडियो को एंड करने से पहले इतना जरूर कहूंगी कि अगर आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे जाते हुए लाइक करना ना भूलें।
क्योंकि लाइक करने में तो मात्र 1 सेकंड से भी कम का समय लगेगा। यकीन माने ये हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का सोर्स है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इसी तरह की नई और अमेजिंग सीरीज़ का एंटरटेनमेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग, बाय।